इस शुभ पावन अवसर पर जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर। जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी। दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी। परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर। परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर। जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी। दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी। परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर। परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। आयु भेद हो वंश भेद हो भिन्न भिन्न स्थान भले हो। आयु भेद हो वंश भेद हो भिन्न भिन्न स्थान भले हो। सब समान है मानव जीवन मित्र बने इस अवसर पर। सब समान है मानव जीवन मित्र बने इस अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। जीवन हो हर पल उत्सव हो प्रयोजन से कार्य सभी। जीवन में हर पल उत्सव हो प्रयोजन से कार्य सभी। नित्य उत्सव से ही मिलेंगे हम सब हर एक अवसर पर। नित्य उत्सव से ही मिलेंगे हम सब हर एक अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर। इस शुभ Thank you so much. Thank you so much. That was such a wonderful presentation. सभी को नमस्ते। और आज हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन है कि पूरे अभिभावक विद्यालय की प्रस्तुति के लिए हम सभी बहनें आज अभिभावक विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। तो परम श्रद्धेय बाबा जी को स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए आप सभी को एक बार पुनः नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से निश्रित चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय की अवधारणा, उद्देश्य, इतिहास, बाबा जी का मार्गदर्शन और जितने भी प्रयोग और अभ्यास हम लोगों ने किए हैं उसकी उपलब्धियां और मूल्यांकन, समीक्षा
और साथ ही भविष्य की संभावनाओं के साथ आज हम सब उपस्थित हैं। पहले भाग में मैं अनामिका बेटा जी और नीति जैन बहन जी, ज्योति पुराणिक बहन जी, पूनम बहन जी और सुचित्रा बहन जी की प्रस्तुति है। और दूसरे भाग में बाकी सभी बहनें चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित हिंदी, गणित और इंग्लिश की प्रस्तुतियाँ करेंगी। तो अब शुरू करते हैं। तो आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो है अभिभावक विद्यालय का अर्थ और चेतना विकास मूल्य शिक्षा का अर्थ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। हालांकि मैं जानती हूं कि आप सब इससे परिचित ही हैं। अभिभावक विद्यालय का अर्थ है अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति, जिसमें अभिभावक का अर्थ है अपनी संतान के सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में कामना, योजना और कल्पना में तन मन धन को अर्पित समर्पित करने में अभिभूत रहने वाला। और ये सही भी है कि शिशु की प्रारंभिक शिक्षा का पहला दायित्व अभिभावक पर ही है। अभिभावक जैसा जीते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। चूँकि अभिभावक विद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो भी शिक्षा होती है वो पूरी विधि व्यवस्था से होती है। तो इस प्रकार अपन अभिभावक विद्यालय की जो एक निश्चित विधि व्यवस्था है और इसका क्या उद्देश्य है उसी से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो चेतना विकास का अर्थ है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, दीनता, हीनता, क्रूरता से धीरता, वीरता, उदारता में गुणात्मक परिवर्तन। मूल्य शिक्षा ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता सिखाएंगे, क्योंकि मूल्य शिक्षा का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है और न ही ये सिखाने की वस्तु है। ये एक मानव का आचरण है जो मानव के आचरण से ही मानव में संप्रेषित होता है। तो मूल्य शिक्षा का अर्थ है खुद अध्यापक का आचरण, इसलिए यहाँ पर अध्यापक खुद पाठ्यक्रम है और जैसा अध्यापक का आचरण है वैसा ही बच्चे में जाता है। तो अध्यापक वह है जिसे बच्चे की मूल प्रवृत्तियों की समझ है कि बच्चा न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और सत्य वक्ता है। तो अध्यापक वह है जो न्याय प्रदायी योग्यता के साथ धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक बच्चों को भी न्याय प्रदायी क्षमता, योग्यता, पात्रता में स्थापित करे, तभी बच्चे की न्याय की याचना पूरी होती है। अध्यापक वह है जो व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होते हुए बच्चे को सही कार्य व्यवहार करने के लिए की क्षमता, योग्यता, पात्रता को विकसित करे। अध्यापक वह है जो सत्य बोध से संपन्न हो और बच्चे को सत्य बोध हो जाए, उसकी पात्रता, क्षमता, योग्यता को विकसित करे। ये एक कामना है अभी, और उसकी योजना बस 10 वर्ष पहले शुरू हुई है। तो अभी हम सब बाल्यावस्था में ही हैं। एक प्रयास ही है, एक प्रयोग ही है, लेकिन इसकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। तो हर अभिभावक अध्यापक हो ये आवश्यक नहीं है, पर जो भी अभिभावक अध्यापक बनना चाहते हैं उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। तो हम सबसे पहले अभिभावक जब हमारे पास आते हैं तो यहाँ जन चर्चा आयोजित की जाती है। वो अभी शिविर नहीं किए हैं, वो अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ जन चर्चा आयोजित होती है जिसकी जिम्मेदारी सुरेंद्रपाल भैया, अशोक गोपाला भैया, सोम भैया जी ने ले रखी है। उस जन चर्चा में उनको एक विकल्प दिखाई देता है, और जब विकल्प दिखाई देता है तब वो फिर एक ओरिएंटेशन रखते हैं हम, तो ओरिएंटेशन को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उनका मन जीवन विद्या शिविर के लिए होता है। तो 3-4 जीवन विद्या शिविर करके जो अभिभावक अध्ययन की ओर उन्मुख होने लगते हैं, तो इस प्रकार पूरे अध्ययन की प्रक्रिया 6 महीने के अध्ययन से वो गुजरते हैं। और उसके बाद भी यदि उनके अंदर वो निष्ठा बनी रहती है, तब उनके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रकाश में जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब विषय तैयार किए गए हैं, उनका वर्कशॉप लगाते हैं। तो ये एक अभिभावक से अध्यापक तक बनने की प्रक्रिया है, जिसको हमने भी किया है और हमारे आने वाली सभी बहनों ने किया है, और यही हमारे आगे भी चलता रहेगा, ऐसी हमारी योजना है।
तो इस प्रकार एक निश्चित विधि से अभिभावक अध्यापक बनते हैं और इस प्रकार से अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में अभिभावक विद्यालय है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको आप सब लोग के सामने प्रस्तुत होने में। तो इन सारी चीज़ों को, उसके पूरे इतिहास को और इसके सारे प्रयोग अभ्यास को, उपलब्धियों को आप सबसे शेयर करके हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने आगे वाली कड़ी में अनामिका बेटा जी को बोलूँगी और वो आएंगे और पूरा इतिहास और मार्गदर्शन आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब बने रहिए। नमस्ते। नमस्ते, मैं अनामिका वरु अपनी प्रस्तुति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पूजनीय ए नागराज जी द्वारा अनुसंधानित दर्शन को अध्ययन करने के पश्चात हमें महसूस होता है कि मानव स्वयं का अध्ययन कर मानवीयतापूर्ण आचरण में जी सकता है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने से मानवीय व्यवस्था स्थापित होगी। मानवीय व्यवस्था यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व की परंपरा हेतु मानवीयता का पाठ पीढ़ी से पीढ़ी अध्ययन गम्य होने की आवश्यकता है। यह बात समझ आने पर हमने अपनी संतान को मानवीय शिक्षा प्रदान करेंगे यह तय किया। इस दृढ़ निश्चय के बाद हमने अपनी बिटिया को प्रचलित विद्यालयों में ना भेजकर संस्थान परिसर में ही पढ़ाना प्रारंभ किया। फिर हमारी तरह और भी परिवारों की आवश्यकता बनने लगी और इस मानवीय शिक्षा की आवश्यकता को बनता देख श्रद्धेय बाबा जी ने अभिभावक विद्यालय के स्वरूप प्रारूप को प्रस्तुत किया। इसकी स्थापना की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी उनमें से मैं एक रही। इसके पश्चात विद्यालय की विधि व्यवस्था तैयार करने के लिए लगातार बाबा जी के साथ मेरा चर्चाओं का, निर्देशों का क्रम प्रारंभ हुआ। बाबा जी ने हमें हर बात के लिए निर्देश दिए। उसमें से पाठ्यक्रम के लिए जो निर्देश मिले उस भाग को मैं रखूंगी। बाबा जी ने मुख्यतः प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम के लिए निर्देश दिए। प्री प्राइमरी में संस्कारों की स्थापना कैसे हो, इसके लिए उन्होंने हमें 4 बिंदु बताए। पहला संबोधन, दूसरा सहयोग, तीसरा आज्ञा पालन, चौथा नियंत्रण। जिसमें पहला है संबोधन। संबोधन के लिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति किसी संबंध के साथ ही होता है। उस संबंध को पहचान कर उस व्यक्ति को सिर्फ नाम से न बुलाकर संबोधन पूर्वक बुलाया जाए और साथ में जी और आप भी लगाया जाए, जैसे मम्मी जी, पापा जी, अध्यापिका जी, बेटा जी। जो कि छोटे बच्चे अनुकरण अनुसरण विधि से सीखते हैं। तो हम लोगों द्वारा संबोधन पूर्वक बोलने से बच्चे में संबोधन पूर्वक बोलना आसान हो गया और इसके साथ साथ स्वीकार भी होता है। स्वीकृति का एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। अपनी एक बिटिया जो दूसरे विद्यालय में 2nd क्लास में पढ़ती थी और जब उनको ये पता चला कि इस विद्यालय में बेटा जी बेटी जी करके संबोधित करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी सबको मनाकर इस विद्यालय में एडमिशन लिया और 2nd क्लास से 5th तक अपने एजुकेशन को पूरा किया और आज उनकी मम्मी जी इस विद्यालय में अध्यापिका जी हैं। संबोधन के समाजशास्त्र में क्रम से विस्तार पूर्वक बाबा जी ने लिखा है कि संबोधन आरंभिक संस्कार है। संबोधन से संबंध का आरंभिक परिचय होता है। इसमें उच्चारण प्रधान क्रिया है और उच्चारण के अनंतर सर्वप्रथम रूप के आधार पर संबंध का पहचान होता है, जैसे हमारे बुआ जी हैं, नानी जी हैं, दादी जी हैं, मौसी जी हैं। तत्पश्चात संबंधियों के कार्य व्यवहारों से यानी गुणों के आधार पर संबंध का पहचान होता है, जैसे मम्मी जी हमारे लिए क्या क्या करती हैं, पापा जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं, दादाजी दादी जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। इस प्रकार संबंधियों के अच्छे कार्य व्यवहारों को बताकर 2 बातें होती हैं। एक तो बच्चे के साथ सार्थक संवाद होता है, दूसरा संबंधियों के प्रति कृतज्ञता के भाव की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इतना काम प्री प्राइमरी में कविताओं और संवाद के माध्यम से हो जाता है। तत्पश्चात आचरण यानी मूल्य, चरित्र, नैतिकता यानी
स्वभाव के आधार पर संबंध की पहचान होती है कि किस प्रकार माताजी पिताजी विश्वास मूल्य के साथ हमारी सेवा करते हैं, वात्सल्य मूल्य के साथ हमें समझाते हैं। चरित्र, किस प्रकार माताजी पिताजी स्वधन दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जीते हैं। नीति, किस प्रकार माताजी पिताजी विद्यालय में सहयोग करते हैं एवं अपने आसपास से लेके धरती के समस्त संसाधनों का सुरक्षा एवं सदुपयोग करते हुए नीतिगत ज्ञान देते हैं। इसके बाद संबंध का पहचान धर्म के आधार पर होता है। इसमें सभी संबंध व्यवस्था के अर्थ में है, इसका बोध होता है। फलस्वरूप क्रम से विचार, इच्छा, चिंतन, बोध और अनुभव में प्रमाणित होना पाया जाता है। जैसे कि संबोधन की परिभाषा है, पूर्णता के अर्थ में सत्यबोध कराना, यानी जो बालक सत्यवक्ता होता है यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करता है और क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता को प्राप्त करते हुए सत्यबोध तक पहुंचता है, एक गुरु के माध्यम से। दूसरा बिंदु है सहयोग। सहयोग कार्य के लिए भी होता है, सहयोग व्यवहार के लिए भी होता है। मानव संतान सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जन्म से ही अनुकरण अनुसरण प्रवृत्ति के रूप में प्रयासरत दिखाई देता है। वह जिन कार्यों का अनुकरण अनुसरण करता है उनको सही मानकर ही करता है। इसी के साथ सहयोग एवं आज्ञा पालन प्रवृत्ति बच्चों में प्रकारांतर से देखने को मिलती है। इसी प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चे में अनुकरित कार्यों को प्रमाणित करने का सिलसिला दिखाई देता है। बच्चा सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना ये सब का अनुकरण तो करता ही है। साथ में घर में साफ सफाई होना, घर में खाना बनना, कार्य व्यवहार होना, उत्पादन होना, शिक्षा का कार्य होना, गौपालन होना, इन सभी चीज़ों को भी देखता है। और जैसे ही उसको लगता है कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ, वह सभी के पीछे पीछे सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देता है। ये बात अलग है कि हम उसका सहयोग लेते कितना है। मैं विद्यालय में जिन बच्चों को शुरुआत में गोदी में उठाकर क्लासरूम तक ले जाती थी, वही बच्चे कुछ दिन बाद मेरी उंगली पकड़ के क्लासरूम तक ले जाते हैं। जिन बच्चों का मैं बैग और बॉटल उठा के ले जाती हूँ, वही बच्चे कुछ दिन बाद मेरा बैग बॉटल उठा के ले जाते हैं। यहाँ तक कि वो चौक के टुकड़े अपने पास रखते थे कि मेरा लिखते लिखते चौक खत्म होने पर मुझे दूसरे रूम में लेने के लिए जाना ना पड़े। जिस प्रकार बालक विद्यालय से घर खुश होकर जाता है, यदि वही बालक विद्यालय खुश होकर आता है तो ये उसका सहयोग है। इस प्रकार एक लंबी लिस्ट है बच्चे की। हम हर कदम पे देख सकते हैं बच्चे की सहयोग की प्रवृत्ति को। तीसरा बिंदु है आज्ञा पालन। सहयोग एवं आज्ञा पालन प्रवृत्ति एक दूसरे से जुड़ी होती है। बच्चे की सहयोग की प्रवृत्ति को बने रहने में यदि हमारा सहयोग मिलता है तो बच्चे में आज्ञा पालन की रुचि पैदा होती है। यह अध्यापिकाओं और अभिभावकों के लिए एक छोटा सा काम है। सहयोग करते करते एक दिन बच्चा स्वयं से रोटी बनाने लगता है, बच्चा स्वयं से साफ सफाई करने लगता है या अपनी पाठ्य पुस्तक सामग्रियों को संभाल के रखने लगता है, तो यह है आज्ञा पालन। जो पाठ बच्चे को पढ़ाया जाता है उसको वह याद रख पाता है बिना भय प्रलोभन के, तो यह है आज्ञा पालन। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का क्रम से पालन का निर्देश है आज्ञा, और विद्यार्थी इसको समझता है तो यह है आज्ञा पालन। जागृत मानव में से के लिए संतान में 5 से 10 वर्ष की आयु में अनुसरण, सहयोग, प्रवृत्ति, सहज दृष्टि बराबर आज्ञा पालन। इसी यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को 10 से 15 वर्ष की आयु में विद्यार्थी समझता है तो स्वयं माता पिता परिवार के साथ विद्यालय, पड़ोस, गांव, मोहल्ले में सही कार्य व्यवहार के साथ जीता है। अपने तन, मन, धन रूपी अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग को समझकर जीता है।
यह है अनुशासन। 15 वर्ष की आयु के बाद तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग के साथ कर्माभ्यास एवं व्यवहाराभ्यास करता है, स्वयं स्फूर्त व्यवस्था में गतित होता है। स्वयं स्फूर्त संपूर्ण आयामों, कोणों, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित होता है। यह है स्व अनुशासन। इस प्रकार सहयोग एवं आज्ञा पालन प्रवृत्ति से अनुशासन सह अनुशासन में बच्चा परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद सहयोगी बन साथी के मार्गदर्शन से प्राप्त संबंधों एवं संपर्कों में निहित मूल्यों का निर्वाह एवं कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठा से करता है। तत्पश्चात साथी बन मार्गदर्शन दे अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। इस प्रकार एक बालक जो सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है, सही कार्य व्यवहार को प्रमाणित करता है, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि को की सुलभता के लिए अपने तन मन धन को अर्पित करता है। चौथा बिंदु है नियंत्रण। अस्तित्व में नियम से नियंत्रण है और नियंत्रण से संतुलन है। मानव में न्याय से नियंत्रण है। एक बालक जो न्याय का याचक होता है, अभिभावकों के भरोसे यदि उसको न्यायपूर्ण व्यवहार मिलता है तो वह व्यवहार उसे स्वीकृत होता है और वह व्यक्ति भी उसे स्वीकार होता है। इस प्रकार स्वीकृति से नियंत्रण, अस्वीकृति से अनियंत्रण यानी मनमानी। इसी प्रकार एक मानव न्याय, धर्म, सत्य के साथ व्यवस्था में जीता है एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है तो व्यवस्था में जीने से नियंत्रण, अव्यवस्था में जीने से अनियंत्रण यानी मनमानी यानी असंतुलन। जैसे परिवार एक व्यवस्था है, विद्यालय भी व्यवस्था है और हर व्यवस्था में कुछ निश्चित विधियां होती हैं। जैसे विद्यालय खुलने का समय, कक्षा में पहुंचने का समय, खेल कितना, पढ़ाई का समय कितना, खेल किस विधि से खिलाया जाए, कक्षा में पाठ किस विधि से लिया जाए, इत्यादि इत्यादि। इन निश्चित विधियों से विद्यालय में नियंत्रण रहता है। इस प्रकार यदि न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि से शिक्षा प्रदान की जा रही है तो जो बालक न्याय का याचक है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद न्याय प्रदायक क्षमता से संपन्न होता है। न्याय प्रदायक क्षमता से संपन्न होकर अगली पीढ़ी में मानवीयता के पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी मानवीयता का पाठ का अध्ययन होता है और मानवीय परंपरा बनती है। नमस्ते। पूज्य बाबा जी, उनके परिवार, आदरणीय अम्बा दीदी और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी इस जागृति की यात्रा में अपना श्रम लगाया, मुझ पे तन मन धन लगाया है, और आप सभी पुण्यशाली लोग, उन सबको मेरा नमन, बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं नीति जैन, रायपुर अभिभावक विद्यालय से। मैं अपना कार्यक्रम बुलेट पॉइंट्स में रखूँगी। 3 तरीके से मैं विद्यालय के में अपनी भागीदारी निभाती हूँ। व्यवस्था, फिर वैल्यू कन्वर्सेशन एंड ग्रामर पढ़ाया मैंने, और तीसरा वर्कशॉप्स लेके, शिविर लेके, अध्ययन शिविर लेके क्रमबद्ध तरीके से बात को रखती हूँ। बाबा जी से यूँ तो मैं संपर्क में 96-97 से हूँ, परंतु दर्शन का पठन 2008 से शुरू किया। विद्यालय में मैंने 2012 में वैल्यू कॉन्वर्सेशन पढ़ाना शुरू किया ग्रामर के साथ में, आदरणीय बाबा जी के मार्गदर्शन में। इसके पहले बाबा जी के साथ में बहुत सारी जो मीटिंग्स हुई विद्यालय को लेके, उसमें कुछ में मैं रही, कुछ में नहीं भी रही। फिर धीरे से विद्यालय में व्यवस्था देखना शुरू किया। वैल्यू कॉन्वर्सेशन बाबा जी के मार्गदर्शन में और व्यवहारवादी तरीके से कैसे हम जनवाद कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहा। इस पठन और अध्ययन से ये परिवर्तन मुझको अपने आप में दिखा कि मेरे में समझने का पोटेंशियल, रिसेप्टिविटी बढ़ रही थी।
जितनी मेरी रिसेप्टिविटी बढ़ रही थी उतने मेरे भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज, ये सब ठीक होते जा रही थी और मेरे लिए बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और दूसरी टीचर्स के साथ में कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया। इस तरीके से बाबा जी के मार्गदर्शन में वैल्यू कन्वर्सेशन और ग्रामर पढ़ाया। इसका प्रभाव ये भी पड़ा बाद में कि जब समाज में गए और परिवार में जाते हैं तो परिवार में भी ये सारी चीज़ें जीना इजी होता गया। और समिति के कार्यक्रम के लिए जब हमको ऑफिस जाना होता था तो वहाँ पे किस तरीके से संबोधन करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, ये बहुत सरल रहा। व्यवस्थात्मक रूप में मैं समिति का काम, विद्यालय की मान्यता, पुनर्मान्यता, ऑडिट, सीए, ये सारा काम मेरा रहता है। और समिति के काम को देखते हुए ये मुझे समझ में आया कि अगर विद्यालय कुछ खोलना है तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाद में समझी। 2011 में हमको बाबा जी के मार्गदर्शन में समिति बनी हुई मिली, विद्यालय की मान्यता मिली 3 साल के लिए। हम गृहिणियों ने विद्यालय संभालना शुरू किया। उस समय बाबा जी हमको संभालने वाले थे। पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगी कि अगर आप विद्यालय खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से DLED BEd कर लीजिए। दर्शन का पठन अध्ययन 2 साल का हो जाए और 1 साल अभिभावक विद्यालय में ट्रेनिंग हो जाए। जो भी समिति विद्यालय को चलाती है उसका गठन पहले कर लिया जाए। और समिति का नाम जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार समिति। इसके उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं वो जिस भी राज्य में ये खुले, समिति खुले बने, उनके लिए ये कॉमन हो और हम सब कनेक्टेड रहें। साथ में जो भी विद्यालय के भवन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर के रिक्वायरमेंट हैं, ये सारी चीज़ें पूरी कर ली जाए। इसलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि विद्यालय भवन को लेकर बाबा जी ने अनीता बहन जी हाँ, अनीता धीरेन्द्र शाह बहन जी के ज़मीन पे रायपुर अभिभावक विद्यालय बना हुआ है। तो अनीता बहन जी से पूछा कि ये संपत्ति परिवार में रखनी है या समाज की। आप माता पिता और बच्चों से पूछ लो, यदि समाज को देनी है तो बिल्डिंग समाज मिलकर बनाएगा। तब अनीता बहन जी ने कहा कि बाबा जी ये परिवार की संपत्ति है, इस पर कोई भी स्थायी खर्च परिवार करेगा, ऐसा तय हुआ है। तो विद्यालय की बिल्डिंग अनीता बहन जी के परिवार ने उपकार विधि से अपना तन मन लगा के हम वो बना के दी। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं इसके लिए। और जब मान्यता लेने के लिए हम जाते हैं तो हमको विद्यालय के भवन में हम रन कर रहे हैं इसका स्टेटस शो करना होता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत मिनिमम रेंट पे एक रेंट डीड बनाई हुई है जो गवर्नमेंट को सबमिट की है। अब बाकी जो व्यवस्था के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, गाड़ियों की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है, ये सारा खर्चा जीवन विद्या परिवार जो रायपुर में है उन लोगों के सहयोग से ये सारे खर्चे पूरे हुए। और विद्यालय की मान्यता के लिए जब भी अप्लाई करें तो उसका एक कवर लेटर अलग तरीके से बनता है। हमने CG बोर्ड छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता ली है विद्यालय की। तो हमको ये सुविधा है कि हम अपना सिलेबस चेतना विकास मूल्य शिक्षा पढ़ा सकते हैं उनके एजुकेशन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। आप लोग जब कभी भी इच्छुक हों विद्यालय खोलने के लिए, उसके 5 साल पहले अगर ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और हम जो भी मदद कर सकते हैं आपको करेंगे, तो इस दौरान आपसी तालमेल सामंजस्य भी बहुत सुंदर सेट हो जाता है। कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये सब तय हो जाता है। ये वैल्यू कॉन्वर्सेशन क्लास लेने से ये भी हुआ कि जब मान्यता के लिए हम पुनर्मान्यता के लिए जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे हमारी ब्लंडर मिस्टेक्स को हमने बहुत आराम से स्वीकारा और फटाफट उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये सुंदर चीज़ें जो हैं ये घटित कंटिन्यूएशन में होती गई और नियम हमको शासन के साथ काम करने के समझ में आते गए। जितनी चीज़ें ये क्लियर होती गई और अब ये बहुत आसान हो गया है। 5th बोर्ड करवाना है या गवर्नमेंट के साथ में काम करना है, पेपर वर्क करना है, ये सारी चीज़ें अब स्मूथली रन हो जाती हैं। विद्यालय में 2017 में मैंने पढ़ाना बंद करा और उसके बाद पूरा ध्यान समिति की मान्यता, ऑडिट, पुनर्मान्यता,
ये सारी चीज़ों पे लगाया और इसको ठीक करने में 3 साल लग गए हम लोगों को, और इसमें बहुत सी बहनों ने मेरा सहयोग भी किया। अब छोटी का भी जो अभिभावक विद्यालय है इसी समिति के अंतर्गत चलता है। 2017 से ये भी समझ में आने लगा कि अध्यापिकाओं की निरंतरता, नई पीढ़ी की निरंतरता विद्यालय के सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत अनिवार्य है। शासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ अध्यापिका बहनों ने DLED तो कर लिया, परंतु दर्शन का पठन अनिवार्य अभिभावक विद्यालय के लिए पढ़ाने के लिए, तो ये फिर हर कोई परिवार छोटी जाके अध्ययन नहीं कर पा रहा था, तो ये डिज़ाइन निकाला कि अनीता शाह बहन जी के यहाँ बहनों का अध्ययन शुरू हुआ, स्पेसिफिकली लेडीज़ अध्ययन शुरू हुआ। वो बहनें जो विद्यालय में पढ़ाना चाहती हैं और DLED और BEd भी कर लें, तो इस तरीके से एक वर्कशॉप वहाँ शुरू हुआ अध्ययन का, और एक वर्कशॉप मेरे यहाँ पे शुरू हुआ जिसमें यूथ और सभी किस्म के बच्चे आते और बाकी सारी व्यवस्थाओं में वो भागीदारी करते हैं। ये चौथा साल है मेरे घर में जब लगातार अध्ययन चल रहा है, और इस साल ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है। मध्यस्थ दर्शन स्टडी मेड इजी, ये इस नाम से नीति जैन YouTube में एक चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। 2009-2010 में बाबा जी कहते थे बार बार कि हम इसको सरल करने में लगा हुआ हूँ, तो बस यही प्रयास है कि दर्शन जो हम रोज पठन करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स उसमें अपलोड हो जाती हैं। आप लोग कोई भी सुनना चाहते हैं या किसी भी किस्म से विद्यालय को लेकर मदद चाहिए, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूजनीय बाबा जी और माता जी को सादर वंदन करते हुए आप सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं ज्योति पुराणिक अभिभावक विद्यालय रायपुर से आज की इस विशेष प्रस्तुति में अपनी बात को रखने का जो अवसर मिला उसके लिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हुए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करती हूँ। मेरी प्रस्तुति में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर मैं अपनी बात को रखूँगी। पहला है विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था, दूसरा विद्यालय में मूल्यांकन प्रक्रिया। विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था, किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भाग है। आर्थिक व्यवस्था बेहतर होने पर हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जो शिक्षा का एक भाग है। इसकी व्यवस्था विद्यालय में अध्यापिका व अभिभावकों के सम्मिलित रूप से की जाती है। विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था के लिए पूजनीय बाबा जी का जो मार्गदर्शन मिला उसमें मुख्य बिंदु यही रहे कि अभिभावकों से अच्छी फीस लेना है, अभिभावकों को अच्छी सुविधा देना है, अच्छा काम करना है, और सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी अभिभावकों की है। अभिभावक विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर अपनी बात को रखूँगी। उसमें पहली बात है स्थान की उपलब्धता। किसी भी विद्यालय की शुरुआत के लिए स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम सभी सौभाग्यशाली रहे कि स्थान विद्यालय के लिए पहले से उपलब्ध रहा। दीदी के मुख से हम कई बार सुनते रहे कि VIP रोड रायपुर में जो दीदी का सत्यम जगह था, वहाँ पर बाबा जी कहते रहे कि बेटा ये जगह विद्यालय खुलेगा। इसके लिए हम सभी दीदी व उनके परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं। सन 2011 4 जुलाई 2011 में यहाँ पर विद्यालय की शुरुआत हुई। दूसरी बात संसाधनों की उपलब्धता। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरुआती दौर में कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो विद्यालय खोलने के लिए जिन भी संसाधनों की हमें शुरुआती दौर में आवश्यकता रही उसमें जीवन विद्या परिवार के सभी भाई बहनों का बहुत सहयोग रहा। विद्यालय के लिए जितने भी संसाधन हम सबको उपलब्ध हुए, इन सभी भाई बहनों की सहयोग से ही उपलब्ध हुए। उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता का भाव बना ही रहता है। तीसरी बात, विद्यालय जब शुरू होता है तो कुछ नियमित खर्च होते हैं जो विद्यालय में रोज़मर्रा के इसमें खर्च किए जाते हैं। तो ये जो खर्च हैं, नियमित खर्च हैं, उसे विद्यालय फीस से पूरा किया जाता है, जिसमें भोजन की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट है, सहयोगियों का वेतन है, विद्यालय का मेंटेनेंस है, बिजली बिल है, मरम्मत कार्य है, उत्सव है, शिविर है आदि, बच्चों की एसेसरीज़ है, खेल सामग्री है, ऐसे कई
छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो नियमित रूप से खर्च होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में भी देखेंगे कि डीजल डलवाना है ना, या फिर कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसको ठीक कराना है। इस प्रकार के कई ऐसे नियमित खर्चे हैं जो विद्यालय फीस से पूरा करते हैं। चौथी बात है आकस्मिक खर्चे। जब विद्यालय रन करते हैं तो कई ऐसे खर्चे आते हैं जो आकस्मिक होते हैं, जो हमें नहीं पता होता है। तो इस सब पर भी हमने अभिभावक विद्यालय में साथ मिल करके अभिभावकों के साथ, यदि इस तरीके का कोई खर्चा हमारे विद्यालय में आया है तो हमने अभिभावकों के साथ मिल करके एक सूत्रता के साथ हम सभी समाधान तक पहुँचे, वह आपस में तय करते हैं। और इस तरीके से विद्यालय में हर 3 महीने में पूरी पारदर्शिता के साथ आर्थिक पक्ष को अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो विद्यालय की जो आर्थिक व्यवस्था है इस तरीके से अभिभावकों के सामने स्पष्ट रहती है, और कुछ भी कम ज़्यादा होने पर हम सब मिल करके इसको पूरा करते हैं। इस तरह से आर्थिक व्यवस्था अभिभावक विद्यालय में सुचारू रूप से सभी के सहयोग से बनी हुई है। मैंने इस विद्यालय में 8 वर्षों तक इस व्यवस्था को देखा है। आर्थिक पक्ष और सारी व्यवस्था को इस तरीके से अभिभावक विद्यालय में मैंने अपना उसमें स्वयं स्फूर्त विधि से जिम्मेदारी लेकर के ये सहयोग दिया है। दूसरी मेरी बात जो थी मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन, चूँकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया पाठ्यक्रम जितना महत्वपूर्ण है मूल्यांकन की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण भाग है। मूल्यांकन अर्थात मूल्यों का आकलन, अर्थात आचरण का मूल्यांकन करना। इसमें जो बाबा जी का हमको मार्गदर्शन मिला, इस बच्चों के आचरण का मूल्यांकन स्वयं उनके द्वारा स्नातक शिक्षा पूरा होने के बाद होगा। ऐसा बाबा जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि बच्चे जब भी अपना मूल्यांकन करेंगे तो वो स्व मूल्यांकन होगा, और वो स्नातक की शिक्षा पूरा होने के बाद ही वो मूल्यांकन होगा। इसके साथ जो बाबा जी के पाठ्यक्रम में मूल्यांकन बिंदु हैं, कक्षा 1 में जो बाबा जी ने पाठ्यक्रम का मूल्यांकन बिंदु दिया है कि चेतना विकास व मूल्य शिक्षा संबंधित वस्तु मानवीय आचरण का मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा 2 में जो बाबा जी ने मूल्यांकन लिखा है कि पुस्तक की सुरक्षा, सदुपयोग का किया गया प्रबोधन व उसका आज्ञा पालन का मूल्यांकन। कक्षा 3 में बाबा जी ने जो मूल्यांकन दिया है कि पुस्तिका सामग्री, स्थान की सुरक्षा और सदुपयोग, आज्ञा पालन का मूल्यांकन। कक्षा 4 में वस्तु सामग्री, वस्त्र, अलंकार, क्रम का सदुपयोग, सुरक्षा और आज्ञा पालन, पूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन। कक्षा 5 में शिक्षा सामग्री, अलंकार व कक्षा सामग्रियों की सुरक्षा, सदुपयोग, कार्य व्यवहार का मूल्यांकन। इस तरीके से बाबा जी का जो पाठ्यक्रम था, और बाबा जी ने इस पाठ्यक्रम में जिस तरीके से मूल्यांकन को निर्धारित किया, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम सभी अध्यापिका हैं, और संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण की भी जो मार्गदर्शन मिला, इसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। अभिभावक विद्यालय में साल में 2 बार मूल्यांकन सत्र होता है, जिसमें बच्चों की अच्छी बात के साथ प्रवृत्ति परिमार्जन पर अभिभावकों का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। और कक्षा 5 के मूल्यांकन में बच्चे अपना मूल्यांकन लिखित व मौखिक अपने अभिभावकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इस तरह विद्यालय में मूल्यांकन को उत्सव रूप में रखा जाता है। मूल्यांकन को लेकर जितनी समझ व जो हम अभी तक कर पाए हैं, उसे मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है, और समझना है तो आगे चर्चा कर सकते हैं। मूल्यांकन एक बहुत सुखद प्रक्रिया है। जब भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे उत्सवित होते हैं, अभिभावक उत्सवित होते हैं, मूल्यांकन करके हम भी उत्सवित होते हैं। क्योंकि जब हम अपने पूरे प्रयास से अपनी समझ, जितनी समझ है उससे जितना हम बच्चों तक पहुंचा पाते हैं, बच्चों में वो चीज़ आ पाती है, तो हम दोनों और अभिभावक उसको देख पाते हैं। हम तीनों के एक सूत्रता के साथ मूल्यांकन होता है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में अभिभावक और अध्यापक मिलकर ही बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। इस तरीके से मूल्यांकन प्रक्रिया अभिभावक विद्यालय में संपन्न होती है। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यह अवसर आप सब ने मुझे दिया, इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। यहीं पर मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करते हुए सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा नमस्ते। और अभी तक की प्रस्तुति आप सब सुन ही रहे थे विद्यालय को लेकर के। अभिभावक विद्यालय की परिभाषा, अभिभावक की परिभाषा, अध्यापक की परिभाषा, ये सब बहनें बहुत अच्छे से बताई हैं।
और अभिभावक विद्यालय का प्रयोजन क्या है, चेतना विकास मूल शिक्षा पर आधारित विद्यालय क्या है, चेतना विकास है क्या, इस सब के बारे में हमारी बहनों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी है। और विद्यालय का इतिहास, कैसे विद्यालय प्रारंभ किए, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से सभी बहनों ने बताया। तो घर में किन का रोल रहेगा, अभिभावकों का रोल रहेगा, विद्यालय में शिक्षिका का। तो 1 to 5 के लिए बाबा जी ने हमको बताया था कि महिलाओं को चुना, क्योंकि महिलाओं में धीरता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि धैर्यतापूर्वक ही हम संस्कार का आरोपण करने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो धीरतापूर्वक ही इसका हम आरोपण कर सकते हैं। तो विद्यालय में हम इसको कैसे करते हैं, तो पूरी विद्यालय की दिनचर्या कैसी है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को कुछ बताऊंगी, कैसे हम विद्यालय की दिनचर्या को हम लेकर चल रहे हैं। और अभी हम इसको प्रयोग के रूप में ही विद्यालय को प्रारंभ किए, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए। तो एक एक जगह पे कैसे हम संस्कार का, हमारे प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए संस्कार का हम आरोपण करते हैं। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम विधिवत बताते हैं। तो बच्चा जब घर से निकलता है विद्यालय जाने के लिए, वहाँ से उसकी खुशहाली है ना, वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चा जब घर से निकलता है तो वो बस का वेट करते रहता है कि बस आएगी, मैं उसमें बैठ के जाऊँगा, इधर मम्मी पापा को बाय बाय करना है। वहाँ से वो खुशहालीपूर्वक बच्चा विद्यालय के लिए निकलता है। तो उसकी खुशहाली जो रहती है विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस खुशहाली को बस में बैठे हुए शिक्षक या बड़े भाई बहन उनका कैसे स्वागत करते हैं, वो सबसे पहले उसका संस्कार का आरोपण होता है कि मेरा स्वागत हो रहा है। जैसे बस में आए बेटा जी, जैसी तो आइए बेटा जी, मतलब वेलकम बेटा जी, स्वागत है आपका बस में, ऐसी स्वागत भाव से अगर उसका हम स्वागत करते हैं। और सारे भाई बहन को नमस्ते, आइए बेटा जी नमस्ते, वो भी सबको नमस्ते करते हैं, नमस्ते अध्यापिका जी, नमस्ते ड्राइवर भैया जी, सबको नमस्ते करते हुए वो बच्चा बस में बैठता है। और वहाँ पे उसको बैठने के लिए सब भाई जी यहाँ बैठ जाइए, भाई जी वहाँ बैठ जाइए। वहाँ से उसका समझ जाओ एक स्थिति बनता है कि कैसे संबंधों में जीना, कैसे भाई जी बहन जी संबंध के साथ जीना, कैसे भाषा में बात करना, यहाँ से समझ जाओ उसका संस्कार का आरोपण होना प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ पर अध्यापिका जी का क्या रोल रहता है, वेलकम करना और बच्चों को ये बताना कि बेटा छोटे भाई बहन आ रहे हैं, उसको कहाँ बैठाना है, बड़े भाई बहन आ रहे हैं कहाँ बैठाना है, ये सब चीज़ बस से ही चालू हो जाता है। तो बस में सब ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बच्चा आता है विद्यालय में उतरता है। सारे भाई बहन जो पहले पहुंच जा रहते हैं, फिर उनका वेलकम होता है कि अरे भाई जी आप आ गए, हम सब पहले से आ गए, चलो हम मिलके खेलते हैं, चलो बैग रख के आते हैं। तो इस तरह से बच्चा देखता है कि पूरा स्वागती भाव उसको पूरा विद्यालय तक उनको मिलता है। तो इस तरह से बच्चा का एंट्री होता है, बहुत खुशहाली, उसका खुशहाली को कहीं पर रुक नहीं रहा है। देखिए शुरू से बच्चा घर से निकला है शिक्षा संस्कार लेने के लिए, वहाँ से खुशहाली चालू होती है, विद्यालय तक उसकी एंट्री हो गई। अब वहाँ से बच्चा वंदना के लिए सब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा वंदना, पहला हमारा विद्यालय का शुरुआत। तो वंदना में क्या होता है, वंदना में सारे बच्चे सिस्टमेटिक खड़े होते हैं। तो वहाँ पे वो सिस्टमेटिक खड़े होना देख पाता है कि अच्छा यहाँ पे हमको वैसा विधिवत खड़े होना है, कुछ सिस्टम है खड़े होने का। तो उसमें वो बहुत खुशहाली से, क्योंकि वो बहुत खुशहाल पूर्वक आया है, स्वागत उसका हो गया, तो बहुत खुशहाली से हर चीज़ को मानता हुआ चला जाता है। तो वंदना से हम प्रारंभ करते हैं। तो वंदना में क्या होता है कि सभी विद्यालय जैसे वंदना होता है वैसे ही हमारे विद्यालय की वंदना होती है। तो वंदना में हम बताते हैं कि वंदना हम क्यों कर रहे हैं, वंदना करने का प्रयोजन क्या है। तो वंदना करने का जो प्रयोजन बच्चा समझता है कि वंदना हम किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे विकास के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए जिन लोगों ने भी हमारी सहायता की है, सहयोग की है, उन सबके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो, इसके लिए बेटा हम वंदना करते हैं। तो ये बात बच्चों तक कैसे पहुँचे, तो इसको हम प्रश्न उत्तर के जरिए पूछते हैं कि बेटा आप जब विद्यालय आए तो आपके लिए कौन ने क्या क्या किया। इस तरह से उपकार की तरफ उनका ध्यानाकर्षण कराया जाता है। तो बच्चों में ऑटोमेटिक वो भाव आ जाता है कि सबने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो ये उपकार की भावना से वो भर जाता है। तो उस भाव के साथ फिर वंदना का प्रारंभ होता है। कृतज्ञता का भाव मतलब उसके अंदर मेरे लिए कौन कौन क्या क्या किया है, ये भाव पहुँचाना। तो ये भाव पहुँचने के बाद बच्चे की वंदना बहुत भावपूर्वक, भावयुक्त बच्चे के साथ वंदना होती है। वंदना करने के बाद हम वंदना करने के बाद सारे बच्चों को ये ध्यान दिलाते हैं कि संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन, नियंत्रण, जैसी कि सभी अध्यापिकाओं ने बताई है, ये सब हमारे विद्यालय का कंटेंट ही है, मेन कंटेंट। तो बच्चों से वंदना के बाद ये पूछा जाता है कि बेटा आपका
संबोधन घर में दिन भर कल कैसा रहा इस पे चर्चा होती है, तो बच्चे उस बात को सुनते भी हैं कि ठीक रहा तो ठीक रहा, और जितना भी गड़बड़ हुआ वो बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी से बच्चे सामने आकर के अभिव्यक्त होते हैं और बता पाते हैं। जो बच्चे बता पाते हैं कि मेरा संबोधन बहुत अच्छा रहा, मैं सबके साथ संबोधन पूर्वक बात कर पाया, तो बाकी सब बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, ताली हो जाते हैं। तो उनको क्या है कि वो अच्छे चीज़ को और करने की उसके अंदर जिज्ञासा बनती कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। इसी तरह से सहयोग की भावना, तो सहयोग की भावना में पूछते हैं बेटा कितना सहयोग आप घर में कर पाते हो, कैसा लगता है सहयोग करके। तो कोई बच्चा प्रस्तुत कर सकता है क्या, तो उसकी शेयरिंग होती है। तो बच्चा, कोई भी बच्चा जो प्रस्तुत किया रहता है, हर दिन हर क्लास की शेयरिंग को रखते हैं हम। तो बच्चा सामने आके बताता है कि आज मैं दादी जी का हेल्प कर पाया, तो दादी जी बहुत खुश हुई। तो इस बात को जब वो शेयर करता है तो बाकी बच्चों को भी लगता है कि मैं भी कुछ सहयोग करता हूँ, तो मैं भी बताऊँगा। तो इस तरह से बच्चों को सहयोग करने की प्रवृत्ति, वहाँ से भी संस्कार मतलब कैसे आरोपण हो रहा है कि सहयोग करने की भावना वहाँ से डेवलप हो रही है। तो इस तरह से बच्चे की सहयोग करने की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान जाता है कि सहयोग करने से मतलब सारे लोग को देख पाता है कि सभी मेरा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने गर्व महसूस हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से उसको करने का भाव जागता है। तो इस तरह से संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन की जो प्रवृत्ति है, वहाँ से बच्चों का समझा बीजारोपण पर वंदना में भी डाल देते हैं कि इस तरह से बेटा आप लोग काम करते हो तो सबको घर में कितना अच्छा लगता है और बाकी बच्चे भी कितने खुश होते हैं देखो। तो ये चीज़ बच्चों को वंदना में बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से मतलब ये बात उनके अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर बच्चे, अगर ठंड का समय है तो हम काढ़ा देते हैं, तो बच्चे काढ़ा पी के क्लासरूम में जाते हैं और या फिर योगा करते हैं या तो पीटी करते हैं उस समय। उसके बाद वो बच्चे क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में जाने के पहले उसके हम थोड़े से नियम बना के रखे हैं कि क्लासरूम में जाने के पहले सारे बच्चे अपना टॉयलेट चले जाएं, वाटर बोतल से पानी पी लें और व्यवस्थित हो जाए। मतलब कि ऐसे नहीं कि बीच में क्लासरूम स्टार्ट हो गया और बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। तो बच्चों को पहले से बता दिया जाता है कि क्लासरूम में पहले से आपको तैयारी के साथ बैठना है। जो सब्जेक्ट की टीचर आएगी उसके सब्जेक्ट की कापी किताब निकालो, ये सब पहले से ध्यान आकर्षण करवाया जाता है, तो बच्चे उसको निकाल करके बैठते हैं। मेन बात है क्लासरूम में अपन जब चालू करते हैं क्लासरूम में, तो टीचर का ही ऑब्जर्वेशन अब बच्चों के साथ रहेगा वहाँ पे क्लासरूम में। तो टीचर कितने ध्यान से बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए अपने चैप्टर हैं, जो भी बातें हैं, संवाद की प्रक्रिया क्या कर रही है वहाँ पे। तो मेन क्या है, बच्चे का जो है कि जब टीचर कोई क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है, तो बच्चों को आंसर देने में क्या होता है कि मैं आंसर दूंगा। तो ये जो प्रवृत्तियाँ बच्चों में दिखाई देती है कि मैं ही आंसर दूँ, मुझे ही सब सुने, तो उसका ऑब्जर्वेशन टीचर का रहता है। तो टीचर उसको ध्यान दिला पाती, संवाद कर पाती, बेटा आप बोल लिए, अब दूसरे भाई बहन को बोलने का मौका दीजिए। तो बाकी भाई बहन बोलने जाते हैं तो बाकी सबको अप्रिशिएट कर पाएँ उसको, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना अपना बोल लेते हैं, दूसरे का सुनते नहीं हैं। तो ये प्रवृत्ति बचपन से पता चलता है कि बच्चों में अगर ये प्रवृत्ति है तो बच्चों को बाकी भाई बहनों का भी सुनना, इसकी ओर ध्यान आकर्षण करवाया जाता है। तो क्लासरूम में टीचर का ये ऑब्जर्वेशन रहता है, तो बस इसी बात को ध्यान दिलाते रहते हैं। दूसरा, बच्चे का आपस में किसी को बैठ कर के किसी का चीज़ लेना, किसी का मतलब कि वस्तु को लेना, तो किस विधि से वस्तु को मांगेंगे, उस विधि की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि किस तरह से हम भाईजी का संबोधन करते हुए वस्तु को लें और शेयर करें। तो सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, टीचर्स को ऑब्जर्व कर पाती है, और जो बच्चा बोल पाता है, जो बच्चा नहीं बोल पाता है, इसकी ओर ऑब्जर्वेशन रखती है टीचर। तो उसको जो नहीं बोल पाता उसको अप्रिशिएट करती है कि वो बोले, और बाकी जो भाई बहन बहुत अच्छे से बोल पाते हैं तो वो उनका सहयोग कैसे करें। तो इस तरह से सहयोग करने की प्रवृत्ति क्लासरूम का वातावरण बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये क्लासरूम का वातावरण एक पारिवारिक वातावरण जैसे बच्चों को फील होता है। तो छोटे बच्चे जो हैं, जो छोटे PP1 PP2 छोटे बच्चों का खेल का अलग ही नियम होता है, और उससे बड़े बच्चों का खेल का अलग नियम, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थता की बात होती है इसमें। ये सारा चीज़ जो है ये कहाँ जाके जुड़ता है, तो बच्चे का शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम ये खेल करवा रहे हैं। ये सारा बच्चा का शरीर मजबूत हो जाएगा तो करेगा क्या, ये उत्पादन में भागीदारी करेगा और ये सेवा काम करेगा। इसके लिए शरीर को मजबूत बना रहे हैं, और तो कोई प्रयोजन है नहीं। तो ये सब चीज़ को बार बार बात करके हम बताए थे कि बेटा आप शरीर मजबूत होगा तो करोगे क्या, मजबूत होगा तो उत्पादन में भागीदारी करोगे, परिवार में भागीदारी करोगे और सेवा का काम कर पाओगे। इसके लिए हम खेल करते हैं। तो खेल का तो इस तरह से प्रयोजन था कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रख के हम खेल करवाते हैं। अगर हम देखें कि विद्यालय हमारा क्लोज़ कैसे होता है, तो विद्यालय क्लोजिंग की भी बात स्टार्टिंग में करनी थी। विद्यालय ओपन में जैसे हम बच्चों का स्वागत भाव से हम ओपन किए, तो जाते समय भी बच्चे की खुशहाली बने रहे और वो बहुत कुछ सीख के समझ के जा रहा है। इस खुशहाली के साथ
वो कल आने का उसको इंतज़ार है, कल भी मैं आऊँ इसी खुशहाली के साथ। इसको ध्यान में रख के क्लोजिंग असेंबली हम यहाँ पर करते हैं। क्लोजिंग असेंबली में जितना भी वो सीखा समझा है, वो पोएम गीत वो भी अपन बच्चों को प्रस्तुत करवाते हैं और कुछ खाने का पदार्थ उनको वितरित करते हैं लाइन से खड़े होके, और बहुत अच्छे से वेलकम का भाव करके और साथ में उनको टाटा बाय बाय उनकी विदाई करते हैं। खुशहाली के साथ बच्चे लाइन से वापस बस में बैठते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। अभी मेन बात थोड़ा सी ये ध्यान में देने की ज़रूरत है कि हम जब बच्चों के साथ अच्छी बातें करते हैं विद्यालय में, क्लासरूम में या बच्चों के साथ बैठ कर के, तो बच्चे का हम पूरा फोकस हमारा क्या है, चेतना विकास मूल शिक्षा। तो चेतना का विकास कैसे हो जाए, ये हर पार्ट में, चाहे वंदना से लेकर के वापस घर आते तक का, ये हर पार्ट में टीचर का क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। तो बच्चों के साथ जब भी हम क्लासरूम में बात करते हैं, अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो बच्चा केवल सुनता है। अभी वो उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये पकड़ में कहाँ पर आते हैं, जब बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तब उस समय बच्चों का जो प्रवृत्ति है उस समय निकल कर के आता है कि वो जब क्लासरूम में सुनता है तो लगता है कि हाँ हम भाईजी बहन जी संबोधन कर रहे हैं, पर भाईजी बहन जी संबोधन के साथ क्या वो भाईजी बहन जी संबोधन को समझ पाए हैं, क्या वो संबोधन को समझ पाए हैं। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं उसकी खेल के समय दिखाई देती हैं, एक्टिविटीज़ के समय दिखाई देती हैं। तो इन बारीकियों को अगर टीचर लगातार ऑब्जर्वेशन करती है तो पकड़ में आता है कि मैंने जो समझाया सिखाया उस समय लगता है कि बिल्कुल पहुंच गया बात, पर जब हम एक्टिविटी कराते हैं तब वो प्रवृत्ति निकल के आती है। तो उस समय संवाद की प्रक्रिया हम करते हैं और वहाँ पर संवाद की प्रक्रिया के जरिए उसकी जो प्रवृत्ति जो बिगड़ी हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षण करवाते हैं, तो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे के साथ अभी क्लासरूम में अपने सहपाठी के साथ खेल पाते हैं, लेकिन क्या छोटे बच्चों के साथ वो ठीक से खेल पाते कि नहीं खेल पाते, क्या वो अपने बड़े भाई के साथ ठीक से खेल पाते कि नहीं खेल पाते, इनकी ओर ध्यान दिलाना, ये सबके साथ खेलते हैं तभी देख पाते हैं। तो इस तरह से हम पूरा विद्यालय से लेकर के विद्यालय की शुरुआत से लेकर के विद्यालय से बच्चे घर जाने तक का किस तरह से हम उनको ध्यान दिलाते रहते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान दिलाते रहते हैं और उनके संस्कार का आरोपण करते हैं। इस तरह से हमारी विद्यालय का पूरी दिनचर्या है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को नमस्ते। आप सभी को हमारी पूरी अभिभावक विद्यालय टीम का खूब खूब अभिवादन, प्रणाम। आज ये अभिभावक विद्यालय जो है श्री नागराज जी बाबा जी के मार्गदर्शन पर चल रहा है और हम सभी को एक सौभाग्य मिला कि अलग अलग विषयों के साथ जो जीने की एक परंपरा है उसको समझने का मौका मिला। तो मुझे भी एक सौभाग्य मिला है बाबा जी के साथ में नृत्य को समझने का। तो नृत्य को थोड़ा समझा है, थोड़ा जीने में लाए हैं और इसको बच्चों के साथ थोड़ा प्रयोग करे हैं। उन सभी बातों को मैं आपके सामने रखती हूँ। अभी एक शोध विधि से हम चल रहे हैं, अनेक शोधों के बाद एक प्रमाण रूप में परंपरा बनेगी। आप सभी के साथ ये यात्रा खूब शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना है। तो ये पूरे क्रम में मुझे जो बाबा जी से मार्गदर्शन मिला उसको रखूँगी। उस मार्गदर्शन के साथ में हमने उसको कैसे बच्चों को दिया, दूसरा क्रम वो रहेगा, और तीसरे क्रम में बच्चों को क्या उपलब्धि हुई, अभिभावकों को क्या उपलब्धि हुई, ये तीसरा क्रम रहेगा। तो राकेश गुप्ता जी और पूरी टीम, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। बाबा जी से जितनी भी बातें हुई है उसको लगभग 30 प्रश्न हैं। उन 30 प्रश्नों का नृत्य को लेकर जितने भी आयाम में हम सोच सकें, जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी को बाबा जी ने उत्तरित किया है। तो उसको मैं पढ़ती जा रही हूँ बाबा जी के मार्गदर्शन के साथ। और ये अनन्या बेटा जी हैं जो हमने प्रयोग करे हैं, गीत, कविता, संवाद, उसके साथ बेटा जी हमको हेल्प करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरी जो नृत्य की जो यात्रा शुरू हुई है उसके लिए मेरी जो दीदी हैं रोशनी साहू, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं डांस सीखूं, क्योंकि अभी भारतवर्ष में और हमारे परिवार में भी ऐसी बहुत कल्चर नहीं है कि लड़कियां डांस सीखें, और वो खुद नहीं कर पाई और मुझे आगे बढ़ाई, तो आज ये चीज़ आगे बढ़ रही है। तो ये एक पहली यात्रा थी, मैंने नृत्य कैसे शुरू किया। इसके साथ साथ जो बाबा जी ने नृत्य का बताया है वो है स्वास्थ्य एवं मानव चेतना सहज प्रयोजन के लिए नृत्य को सिखाया जाए, स्वास्थ्य और मानव चेतना में जी पाएँ, यही है नृत्य का प्रयोजन। इसी के साथ में जिस तरीके से भाषा है
हिंदी, अंग्रेज़ी, उस तरीके से अगर हम मानव भाषा को देखें तो शरीर के विन्यास के साथ भी एक भाषा होती है। जिस तरह से हम बोलते हैं, ऐसे बगैर बोले हम बोलते हैं, इस तरह से शरीर की अनेक भाषाएं हैं, वो है नृत्य। तो नृत्य एक भाषा है जो शरीर विन्यास के साथ में प्रस्तुत की जाती है। तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात थी, जितना इम्पोर्टेंट संस्कार पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण भाग शिक्षा के लिए है स्वास्थ्य का। ये बाबा जी ने हमको बताया। तो संस्कार और नृत्य मतलब स्वास्थ्य, इन दोनों के तालमेल के साथ में आगे की प्रस्तुति है। तो कुछ 5 प्रश्न हैं, उसको मैं पढ़ रही हूँ। बाबा जी से हुए सार्थक संवाद को अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नृत्य शुरू करने की निश्चित उम्र क्या है? नृत्य सीखने का प्रयोजन क्या है? क्या नृत्य एक कला है? क्या शादी के अर्थ में नृत्य सीखना उचित है? क्या पैसे कमाना है इस अर्थ में नृत्य सीखना उचित है? इन सभी का बाबा जी ने जो उत्तर दिया है, नृत्य को स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसे नृत्य को कराओ, वो तो सब दिन कराना है। जो स्वयं स्फूर्त विधि से नृत्य करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे, तब तक सिखाना है। कोई 2 वर्ष में सीखेंगे, कोई 10 वर्ष में सीखेंगे, क्या तकलीफ? कभी ना कभी तो सीखा ही करेंगे। इस विश्वास को रख करके चलो। मतलब नृत्य सीखने का उद्देश्य ठीक रहना है, पैसा पैदा करना है, इस आधार पर शुरू करोगे तो होगा नहीं। स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए नृत्य एक व्यायाम है, यहाँ से शुरू करना। नृत्य एक कला है, यहाँ से शुरू नहीं करना। एक व्यायाम है, यहाँ से शुरू करना। कितना सार्थक है ये आप ही सोच लो। नृत्य को स्वास्थ्य के अर्थ में सिखाना ठीक है, पैसे के अर्थ में सिखाना ठीक है, शादी के अर्थ में सिखाना ठीक है, क्या ठीक है ये स्वयं ही विवेचना कर सकती हो। अभी साउथ में जितने भी कराते हैं वो सब शादी के अर्थ में नृत्य कराते हैं, स्लिम रहना है इसलिए नृत्य सीखते हैं, उसके बाद शादी के बाद पसर जाते हैं। ऐसे हम देखकर आए हैं। तो इतनी सारी बातें बाबा जी ने बताई हैं। अब इस बात को, इस मार्गदर्शन को हमने कैसे प्रयोग किया? तो हम जब भी बच्चों की क्लास लेते हैं, हम बच्चे को हर बार यही बता रहे हैं, हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, नृत्य क्यों सीख रहे हैं। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो नृत्य में शिरोभेद भी है, दृष्टिभेद भी है, ग्रीवा भी है। हर बार बारंबार इसी प्रश्न को हम पूछते हैं, हम नृत्य क्यों कर रहे हैं, और बच्चों को ये बोध करा देते हैं कि स्वास्थ्य के अर्थ में ही अपने अंगों को, पूरी शरीर को हिलाना डुलाना ठीक है। इसके साथ साथ नृत्य की शुरुआत और अंत में भूमि प्रणाम करते हैं। वो एक 14 स्टेप्स के साथ होता है, उसको भी जब करते हैं तो ऐसे भूमि को जब बच्चे स्पर्श करते हैं तो यही बताते हैं नृत्य से आपका शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर से क्या करेंगे? तो धरती को स्वस्थ बनाना है, इसीलिए भूमि को प्रणाम करना है। तो ये दोनों स्वीकृति, नृत्य स्वास्थ्य के अर्थ में और धरती को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, तो ये 2 बात हम बच्चों के साथ करते हैं। दूसरे क्रम में कुछ प्रश्न हैं, जिसे बाबा जी भूमि का कोई श्लोक बताइए जो हम बच्चों को बता सकें। स्वस्थ होने का और क्या उपाय है? नृत्य के अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं? और क्या नृत्य एक व्यायाम है? तो इसमें बाबा जी ने बताया है, धरती को स्वस्थ रखना है करके धरती पर मनुष्य रहता है। मनुष्य समझदार हो सकता है, समझदार होकर के जी सकता है, जी करके प्रमाणित कर सकता है। इतना ही बच्चों को कहना, और इसके अलावा कुछ भी कहने जाओगे तो फंसोगे। ठीक है, क्या कहोगे? हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, समझदार होने के लिए पाठ पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? स्वस्थ होने के लिए व्यायाम करते हैं। यह व्यायाम करने के क्रम में नृत्य एक भाग है, योग एक भाग है, बहुत शक्ति प्रयोग करने वाले व्यायाम दूसरे हैं, जैसे दंड बैठक। ये सब व्यायाम है। आपको स्वस्थ रहना है, कोई ना कोई व्यायाम को अपनाना है। इतने में बात पूरी हो गई। तो इतना, ये छोटी सी एक बात जो बाबा जी ने हमें बताई है। भूमि को स्वस्थ रखने के लिए बाबा जी ने, जो उनके वाङ्मय में भी प्रथम श्लोक है, भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। इसको जब मैंने अध्ययन किया और मैंने भी समझा तो बाबा जी को करके भी दिखाया था, उसको भी
उसको मैं आगे बताऊंगी कि इसको हमने बच्चों तक कैसे पहुंचाया। तो इस पर भूमि स्वर्गताम यातु, इसको भूमि को जैसे हम बच्चों को बताते हैं तो भूमि अर्थात एक ठोस वस्तु, और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग को लेकर अभी एक मान्यता है, देवता को लेकर परंपरा में एक दूसरी बात है, शुभ को लेकर एक दूसरी बात है। इसका बिल्कुल ही जो अस्तित्व सहज बात है उसको बाबा जी ने बताया। तो भूमि जो बच्चे करते हैं भूमि, और इसी के साथ स्वर्गताम, तो बाबा जी मुझे बोले थे स्वर्गताम में ये जरूर बताना बेटा कि मानव में 5 कोटि के मानव होते हैं। 3 कोटि के मानव शुभ के अर्थ में है और 2 कोटि के मानव, पशु मानव, राक्षस मानव, ये अव्यवस्था के अर्थ में है, कचरा पट्टी है। इसके साथ में आगे के प्रश्न हैं, बाबा जी नृत्य में हम क्या क्या कराएं? नृत्य को विद्यालय में कौन सी कक्षा तक कराएं? तो इसको बाबा जी ने बताया है। बाबा जी इसमें बताए हैं कि जो संबोधन है, इसके साथ साथ एक और प्रश्न है कि संबोधन को नृत्य में कैसे बताएं? तो बाबा जी ने बताया है कि नृत्य में 4 आयामों को पूरा करना, संबोधन, आज्ञा पालन, नियंत्रण और सहयोग। और नृत्य में जो छोटे बच्चे हैं वहाँ से कक्षा 5 तक प्राथमिक रूप से नृत्य को कराएं। तो इसको हमने कैसे कराया, आइए अनन्या बेटा जी। तो जब हमने संबोधन को बाबा जी से समझा तो संबोधन को बाबा जी ने कहा कि ऐसे कराना है कि बच्चों का दृष्टि है ना, संबोधन केवल भाषा नहीं है, मम्मी जी पापा जी केवल ये नहीं है, मेरी दृष्टि में क्या रहा, क्या लक्ष्य दिखता है, क्या प्रयोजन दिखता है संबंधों का। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग बात तो थी, पर थोड़ा सा हमने किया कि दृष्टि, भाषा, भाव, लक्ष्य, इन सभी में प्रेम और अनन्यता का भाव आए। तो ये एक छोटी सी कविता बाबा जी के उसमें हमने बताई थी। तो अनन्या बेटा जी आप गाइए इस कविता को, प्रेम और अनन्यता। तो गीत का नाम है प्रेम का भाव। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का। नित्य उत्सव में जीना, कोई ना अन्य सब अपने हैं, लक्ष्य है यह जीवन का, लक्ष्य है यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का। दृष्टि में हो प्रेम का भाव, भाषा में हो प्रेम का भाव, हो जाए संबोधन पूरा, हो जाए संबोधन पूरा। भाव में हो प्रेम का भाव, मुद्रा में हो प्रेम का भाव, हो जाए संबोधन पूरा, हो जाए संबोधन पूरा। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का। नित्य उत्सव में जीना, कोई ना अन्य सब अपने हैं, लक्ष्य है यह जीवन का, लक्ष्य है यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का। इसके आगे बाबा जी को हमने पूछा, बाबा जी अभिनय क्या है, बच्चे प्रमाण कब तक प्रस्तुत करेंगे? तो अभिनय को बाबा जी ने बताया है, समाधान के अर्थ में विनय ही अभिनय है। बच्चों में क्रिएटिविटी आना ज़रूरी है, ये बताइए बच्चों को। और प्रमाण तो युवावस्था में प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले केवल प्रेरणा है। तो खूब बढ़िया, बच्चों को केवल प्रयोजन पर ध्यान दिलाया जाए। इसको बताने के लिए, अभिनय के लिए हमने बच्चों को जब हम अभिनय कराते हैं तो वो जो बनते हैं वो स्वयं बेटा जी भी बनते हैं,
माताजी भी बनते हैं, दादाजी भी बनते हैं, पिताजी भी बनते हैं, मित्र भी बनते हैं। तो जो हमारे मानव संबंध हैं उसी में ही श्रेष्ठ प्रवृत्ति के साथ, श्रेष्ठ गुणों के साथ वो कैसे जी पाएंगे, इसका अभिनय करते हैं। अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी में क्या कराएं बाबा जी नृत्य में? तो इसको बाबा जी ने बताया है, पिताजी माताजी के साथ अंगहार, भाव, भाषा, मुद्रा कैसी होनी चाहिए इसको बताइए। और इसके साथ बोला है बच्चों को वंदना कराओ, वंदना में सारी पूरे 9 मूल्य समाहित है। तो अभी थोड़ा प्री प्राइमरी के साथ फिर हमने इसको कराने का कोशिश किया है। शिरोभेद, बहुत सारे नृत्य में भेदास हैं, जैसे शिरोभेद, दृष्टि भेद, ग्रीवा भेद और हस्तभेद और पाद भेद। तो एक शिरोभेद का बस छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बाबा जी से पूछा कि शिरोभेद का बाबा जी क्या प्रयोजन है, इससे क्या स्वास्थ्य लाभ होगा? तो बाबा जी ने इस पे बताया कि ये करने से कभी भी कपाल ग्रंथि में रोग ही नहीं होगा। बच्चों को इसको प्रतिदिन अभ्यास कराइए। इसको बेटा जी आप शिरोभेद करके बताएंगे? आइए। शिरोभेद समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम धुतम कंपितम च परावृत्तम उत्क्षिप्तम परिवाहितम। तो इसी के साथ में आगे के प्रश्न में बाबा जी से हमने ये पूछा कि बाबा जी नृत्य का इतिहास क्या है, उसको बताइए। साथ में सिलेबस कौन सी कक्षा तक बनाना है, और नृत्य में भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार को समझाइए। साथ ही कौन कौन सी प्रधान मुद्राएं हैं ये भी बताइए। तो इतिहास पे थोड़ा बाबा जी ने कहा है, मंगल कामना जो भूमि स्वर्गताम यातु है, ये वाले श्लोक को ही कराना, बारंबार कराना, और किसी की ज़रूरत नहीं है। रहस्य को पूजा करने से क्या मिला है ना, ये बच्चों को पूछिए। हर व्यक्ति सोच ले कि रहस्य को पूजा करके क्या मिला। कला जो है ना, जीने से बहुत दूर हो गया। शुरुआत में ऐसा हुआ, भरत का पहला रसोमय ईश्वर, इससे ज्ञान से भक्ति में हम आ गए। भक्ति आ गया तो भक्ति को वीर रस में परिवर्तित किया, शोक रस में परिवर्तित कर दिया। ऐसे विद्वानों का काम है। तो ये एक संक्षिप्त में इतिहास को बाबा जी ने बताया है। आगे जो भाव मुद्राओं को बाबा जी ने बताया है, कक्षा 5 तक प्राथमिक रूप में नृत्य को कराओ। पहले भाषा को तय करो, साहित्य को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्या भाषा देनी है? भाषा के बाद भाव, भाव का मतलब है मूल्य। किस मूल्य पर बात करेंगे ये सोचो। भंगिमा, इन दोनों के साथ जो मुख मुद्रा बनती है उसको कहा भंगिमा। मुद्रा अंगहार को प्रतिपादित करता है। अंगहार भंगिमा को प्रतिपादित करता है। भंगिमा का मतलब है तदाकार हो गए। वो कितने लोगों में होगा, ऐसा बात करेंगे तो ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो भाषा तक ही रहो। इसको 5 कक्षा तक फैलाओ। 5 कक्षा तक सभी मुद्रा, सभी भंगिमा आ जाए, ऐसे कराओ। मुद्रा में जो प्रधान मुद्राएं बाबा जी ने बताई हैं वो है ध्यान मुद्रा, विचार मुद्रा, समझदारी मुद्रा और उद्बोधन मुद्रा। पहले 2 मुद्रा के लिए 2 वर्ष, भंगिमा के लिए 2 वर्ष, अंगहार के लिए 2 वर्ष, ऐसा लगाओ 6वीं तक हो जाएगा। तो अभी कुछ मुद्राएं जो अभी परंपरागत मुद्राएं हैं वो बेटा जी और हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ऐसे तो 24-28 मिला के लगभग है ना 60 से ऊपर की मुद्राएं हैं, पर हम कुछ 10-20 मुद्राओं को ही आपके सामने दिखाएंगे। तो अगर हम नाट्यशास्त्र में देखें तो उनका एक दूसरा मतलब है और बाबा जी ने उसको मानव सहज प्रयोजन के अर्थ में बताया है। तो आप भी मुद्राएं करेंगे मेरे साथ में। इस मुद्रा का नाम है पताका। इसका मीनिंग परंपरा के अर्थ में मैं बताऊंगी और मध्यस्थ दर्शन के अर्थ में अनन्या बेटा जी बताएगी। आप बताइए मध्यस्थ दर्शन के अर्थ में, मैं परंपरा वाला बताऊंगी। हाँ, पताका मंगल कामना। और इसका अर्थ परंपरा में है फ्लैग, त्रिपताका।
आप बताइए। अच्छी बातें लिखना। 3 parts of flag. शुकतुंड. विचार मुद्रा। Parrot's head. सूची. मानव जाति एक, मानव धर्म एक। Denoting 1 needle. सर्पशीर्ष. पोषण करना। Snake head. मृगशीर्ष. सहयोग का भाव। A deer's head. हंसास्य. सही बोलना। हंसास्य का है swan's wings. मुकुल. परिवार। परिवार. यह है flowers bird. त्रिशूल. 3 कोटि के मानव। A spear with 3 sharp points. करकट. अखंडता। इसका अर्थ है क्रैब. शंख. मानव लक्ष्य। कॉन्च. शिवलिंग. स्वयं में विश्वास। कूर्म. स्वीकृति का भाव। यह है टॉर्टोइज. तो इतनी एक छोटी सी बात थी नृत्य को लेकर. इसी के साथ हम विद्यालय की जब शुरुआत करते हैं तो उत्सव से करते हैं. विद्यालय का पूरा क्रम उत्सवों से रहता है और विद्यालय का अंत भी हम उत्सव से करते हैं. तो विद्यालय की जो शुरुआत है वो शिक्षा संस्कार उत्सव से हम करते हैं. उसमें शिक्षा का लक्ष्य है शिष्टता. शिष्टता पूर्ण दृष्टि के उदय की पूरी प्रक्रिया हम वर्ष भर करेंगे. अध्यापक और अभिभावक इस बात को अभिभावकों को हम बताते हैं. इसी के साथ उस दिन सभी शिक्षक जो कक्षाएं लेंगे उसका सत्यापन करते हैं. बच्चे नृत्य, संगीत, कविताओं के साथ में प्रस्तुत होते हैं. उसी के साथ कुछ नेशनल हॉलीडेज़ हैं, कुछ हैं जो हम प्रांतीय हॉलीडेज़ हैं. उन दोनों ही बातों को बताते हैं. तो जैसे दिवाली है तो दिवाली में हम असेंबली में उसका एक इतिहास रखते हैं. पहले दिए क्यों जलाए जाते थे, दीपावली शुरू कहाँ से हुई, क्या क्या पकवान बनते हैं सभी के घरों में, कौन कौन घर में आते हैं, कौन कौन जाते हैं, और मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में हम क्यों बांटते हैं. फिर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बिजली प्रदूषण, इसके लिए हम अवगत कराते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ हमारे सुचित्रा अध्यापिका जी कराते हैं. वो दिया में पेंटिंग्स, रंगोली बनाना, ये सब हम दिवाली उत्सव को इस तरह से बच्चों को बताते हैं. फिर है होली. होली में भी होली शुरू कैसे हुआ, असेंबली में इसी का इतिहास बताते हैं. एक राखी उत्सव है जिसमें भी हम इतिहास बताते हैं. भाई बहन संबंध में सौहार्द्रता, सहयोग और उनकी घनिष्ठता को हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं. और राखी मेकिंग, ये एक एक्टिविटी सुचित्रा बहन जी और सभी बहनें मिलकर करते हैं. इस पूरे छत्तीसगढ़ इसी के साथ में एक हरेली त्यौहार होता है, पोला त्यौहार होता है, तीजा होता है, जो उत्पादन एक उत्सव बाबा जी ने बताया है ऋतु से जोड़ते हुए, उसको भी हम संक्षिप्त में असेंबली में बताते हैं. कई बार बच्चे गेड़ी जो बांस के डंडे पे चढ़ते हैं वो भी बच्चे करते हैं. ये पूरे इसमें ज्योति अग्रवाल दीदी, अनामिका दीदी, शालू दीदी, नीतू दीदी, रोज़ी दीदी, प्रेमा दीदी, रेखा दीदी, इन सभी ने नृत्य को समझाया है, बच्चों को सिखाया है. और इन सभी के सौजन्य से हम इस पूरे बात को यहीं पर समाप्त करते हैं. आप सभी को खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार. श्रद्धेय बाबा जी और माता जी को स्मरण करते हुए अम्बा दीदी जी को प्रणाम. सभी को नमस्ते. मैं सुषमा अग्रवाल रायपुर से. मेरे श्रीमान जी तरुण अग्रवाल और मेरे 3 बच्चे हैं. अभिभावक मेरा जुड़ना जीवन विद्या में 2005 से हुआ और उसके बाद जो अध्ययन और समझने का सिलसिला चलने के दौरान जब अभिभावक विद्यालय की बात आई 2011 में अभिभावक विद्यालय का शुरू होना, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका लोगो बनाने के लिए अनीता बहन जी ने बोला. तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे, थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी थे, कन्फ्यूजन भी थे. तो सबसे पहला थॉट यही आया मेरे मन में कि अभी एक तरफ तो हम प्रतीक प्राप्ति नहीं पढ़ रहे हैं, उपमा अलंकार नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर ये लोगों की आखिर आवश्यकता क्यों है, क्यों इसको एक चिन्हित या चिन्ह की ज़रूरत है. लेकिन ऐसा बाबा जी से नहीं बोल सकती थी, नहीं पूछ सकती थी. वो चला
हमने एक कोशिश भी की और एक गैलेक्सी के साथ एक अभिभावक विद्यालय का लोगो बना दिया और सबने उसे अप्रूव भी कर दिया। लेकिन अप्रूव होने के बाद जो दौर चला और जो मेरा स्वयं में कल्पनाशीलता दौड़नी शुरू हुई, क्योंकि मैं अपने आप को कॉपी कैट समझती थी। देख के बनाना और एक सोच के बनाना, दोनों में दो बातें थी। लेकिन बाबा जी यानी मेरे गुरु, मैं यानी उनके शिष्य, और प्रकाश मतलब हम जो दर्शन, जो उनके अनुभव की रोशनी में दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का प्रकाश। तो यही तो मैंने उसमें अपने आप को एक बच्चा, एक गुरु, है ना, और मतलब ऐसा करते हुए वो एक एहसास बना कि हाँ, अब यदि आप लोगों को देखेंगे तो उसका जो ओवल शेप है वो ये भी एहसास दिलाता है कि माता का गर्भ, है ना। पहली शिक्षा भ्रूण रूप में ही बोलेंगे तो बच्चा पेट में ही सीखना शुरू करता है, या उसकी जो भी उसका तारतम्य माता के साथ होता है वो है, गुरु शिष्य है, माता और बच्चा है, पिता और बच्चा है। ऐसा करके मुझे उस एहसास से जो एक ये हुआ कि हाँ, ये कंप्लीट है और इसमें कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। हम उस ज्ञान के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश का कलर भी दे सकते हैं। ऐसा करके वो जब वो उभर के आया तो मुझे एक सुकून, एक जो तृप्ति होती है वो मुझे फील हुई। वो ज़िंदगी में पहली बार हुई। पहली बार इसलिए हुई कि बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई थी, तो कभी इसमें भी मात्र 3 ही फिगर हैं कि यदि हम देखें ज्ञान का प्रकाश और गुरु और शिष्य, या माता पिता और बच्चा। और जो रचनात्मकता, जो सृजन की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चों को क्रिएटिविटी देने की बात कर रहे हैं, तो एक इस मात्र छोटे से चित्र से, दिखने में बहुत छोटा है, यदि भाव रूप में बोले तो मैं जब जब उसको फील करती हूँ मैं उतनी ही रोमांचित होती हूँ, उतनी ही भाव से मैं भर जाती हूँ। तो जब बच्चों को कोई ऐसा सार्थक और हम रचनात्मक कार्य दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही पहुंच पाएंगे। बिल्कुल जो इसमें मुझे लाइन याद आती है कि सारी सृजनात्मकता ज्ञान से, ज्ञान में और ज्ञान के लिए, यदि एक ये सूत्र बच्चों के लिए हम कर लेते हैं तो इसमें क्रिएटिविटी का पूरा अथाह सागर समाया हुआ है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम चानी चावड़ा है। परम श्रद्धेय बाबा जी और माता जी को नमन करते हुए मैं आपके समक्ष इंग्लिश की जो हमारी कंटेंट डेवलपमेंट की यात्रा है उसको संक्षिप्त में रखने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम 2009 में साधन भैया जी ने मुझे प्रेरित किया कि बेटा बच्चों के लिए थोड़ी पोएम लिखो, है ना। अभी जो पोएम्स है उसमें इमोशनल बातें तो बहुत होती है, लेकिन मूल्य की या संबंध की सही पहचान नहीं हो पाती है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की पोएम्स लिखो जो मूल्य आधारित भी हो और उसमें नियंत्रण भी हो भाव पे। इस तरह मेरा लेखन शुरू हुआ। और साथ में उन्होंने कहा कि इंग्लिश में बच्चे बहुत सारी चीज़ें समझ तो पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड कॉन्वर्सेशन डेवलप करो कि जो बात बच्चा समझ पा रहा है उसको सरल शब्दों में बोल भी पाए। इससे उसका भी विश्वास बढ़ेगा और पेरेंट्स को भी लगेगा कि जिस भाषा में वो जो बात को समझ रहा है उसको व्यक्त कर पा रहा है। इस तरह ये 2 चीज़ पे काम शुरू किया। और जब विद्यालय 2011 में खुला तो ये कुछ पूर्व तैयारी पहले से थी। बाबा जी का ये मार्गदर्शन था कि बेटा भाषा में तो समानता नहीं हो सकती लेकिन भाव में हो सकती है। तो जब भी हम कोई बात लिखेंगे हम एक ही भाव को अनेक भाषा में दे सकते हैं, क्योंकि नियम बदलते नहीं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना पूरा कंटेंट डेवलप किया और साथ ही साथ विद्यालय का चेतना विकास मूल्य शिक्षा का के साथ संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण को पुष्ट करने वाले भाग को हमारे सभी एक्सरसाइजेस में जोड़ा। तो ये हमारा मूल आधार था। अब इस यात्रा में कैसे कैसे बहनें जुड़ती गई और उनके आने से क्या क्या समृद्धि हुई हमारी, उसको मैं एक बार रख देती हूँ एज अ टाइमलाइन।
तो सर्वप्रथम हमारे पास चेतना विकास मूल्य शिक्षा की हिंदी पुस्तक तो थी, इंग्लिश की बुक नहीं थी। तो अब जब हमको लिखना था तो हमारे पास वही जो बाबा जी ने बोला था कि भावार्थ में ध्यान रखते हुए ट्रांसलेशन होना है। तो गौरी श्रीहरि दीदी जी जुड़े हमारे साथ 2011 में ही, और हमने ये वाला काम शुरू कर दिया। तो गौरी बहन जी के जुड़ने से ये काम अच्छे से होने लगा, और साथ में हम कुछ भाग को अपनी भाषा में भी देते थे, जैसे कि कविता हो, गीत हो या वैचारिक अभ्यास हो। इस तरह कुछ भाग ट्रांसलेशन वाला रहा, कुछ भाग हमारा खुद का लिखा हुआ रहा। फिर हमको ये लगा कि हमारी एक्सरसाइजेस में वैविध्यता नहीं है। तब हमारे साथ अनीशा दीदी जी जुड़े, जो कि देहरादून में रहते हैं, और इंग्लिश में जो वर्सेटैलिटी वाला पार्ट है वो उसमें हम समृद्ध हो पाए। उसके साथ साथ हमारी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग भी उनके जुड़ने से और अधिक अच्छे से होने लगी। उसके पश्चात जब हमारे बच्चे कक्षा 3 में पहुँचे, तब नीति मम्मा जी ने इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन को वैल्यू बेस्ड करके बच्चों को भय से मुक्त किया, और उनको ये जो टेंसेस का हमेशा डर बना रहता था, पास्ट टेंस में कैसे बोलना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे बोलना है, फ्यूचर टेंस में कैसे बोलना है, उन्होंने भाव की तरफ बच्चों का अधिक ध्यान दिलाया और बच्चे अच्छे से संप्रेषित करने लगे अपनी बात को। तो इस तरीके से बच्चों का स्पोकन का भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जब तक हम कक्षा 4 में पहुँचे, तब हमारे साथ शीला दीदी जी का जुड़ना हुआ। वो भी उस समय देहरादून में रहते थे, अभी रायपुर में रहते हैं और विद्यालय में ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं। उनके जुड़ने से हमारा जो इंग्लिश का लैंग्वेज स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो और समृद्ध हुआ, और हम स्वयं भी जो लिखते थे उस लेखन में भी हमारी बहुत अच्छी शुद्धि आ गई। तो इस तरह जैसे जैसे हमारे बच्चे कक्षा 5 में पहुँचे, एक एक करके हमारी बुक ट्रांसलेट होती गई। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की हमारी टेक्स्ट बुक भी बन गई, और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज बुक जिसमें हम स्वयं से लिखते थे वो भी तैयार हो गई। तो ये हमारा एक पहला वर्जन था, और इसमें हमने लर्निंग आउटकम पे ऊपर ध्यान तो दिया था, लेकिन हमारा उसको लेकर कोई पहले से फ्रेमवर्क तैयार नहीं था। तो हमने देखा कि हमारे कुछ गैप्स हैं, है ना, हमारे कुछ ओवरलैपिंग भी है, और हम कुछ चीज़ को क्रम से पूर्व दे रहे हैं, कुछ चीज़ को क्रम से के पश्चात दे रहे हैं, कुछ अधिक चला जा रहा है, कुछ कम चला जा रहा है। तो लेखन के समय, अध्यापन के समय हमें जो गैप्स महसूस हुए, हमने ये ध्यान में रखा कि अगला वर्जन जब हम बनाएंगे तो हम इसको पूरे को ठीक करेंगे। और उसी उद्देश्य से हमने अपने घरों में एक आध सप्ताह की मीटिंग करके उसका एक मोटा मोटा गूगल शीट बना लिया, जिसमें हमने ग्रामर का क्रम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस वर्ष में क्या देना है ना, हमारी पोएम्स कैसे एक्सटेंड होती जाएगी, किस लेवल की रहेगी, हमारी स्टोरीज़ कितनी लाइंस की किस कक्षा में रहेगी, किस कक्षा में नहीं रहेगी, इस तरह साहित्य वाले भाग में और लैंग्वेज स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम क्या ध्यान देंगे, उसके लिए हमने एक अपना फ्रेम तैयार किया, जो कि अभी मतलब हम उसके ऊपर और अधिक काम कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी और सीजी की पुस्तकों को भी पढ़ते हुए और लर्निंग आउटकम जो एनईपी का है उसको भी ध्यान देते हुए अपना पूरा मतलब क्रम सजा रहे हैं। इस दौरान जब हमारे बच्चे मतलब 2 वर्ष पूर्व हमारे स्कूल में रचिता बेटा जी और पुनीता बहन जी, ये 2 अध्यापिका जी का जुड़ना हुआ। उसके पूर्व हमारे पास उतनी सारे इंग्लिश टीचर्स नहीं थे। कुछ बहनें थी जो कुछ समय के लिए थे, निधि बहन जी थे, नीति मम्मा जी थे, कुछ समय सविता बहन जी ने भी पढ़ाया। पर ये पुनीता बहन जी और रचिता बेटा जी के आने से हमको एक निरंतर पढ़ाने वाली टीचर मिल गई, है ना, जिससे हमारा थोड़ा लोड भी कम हुआ, और हमको बहुत खुशहाली है कि उन्होंने पहले पूरे भाग को अच्छे से समझा कि CVMS बेस्ड इंग्लिश हमको देना कैसे है ना, कैसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा को भी पुष्ट करें और साथ ही साथ बच्चे को भाषा पे भी पकड़ हो जाए। तो उन बातों को तो वो बहनें रखेंगी ही अपनी प्रस्तुति में। इस तरह हमारी टीम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ी, है ना, किसी की किसी चीज़ में विशेषता थी, किसी की किसी चीज़ में थी, और उसी तरह हमारे लैंग्वेज में भी हम जो जो भाग को देना चाहते थे और बाबा जी से हमको जो मार्गदर्शन मिला था उसको हम कैसे कैसे क्रियान्वित करेंगे, उसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से काम हो। मतलब हमारा जो तालमेल है वही हमारी खुशहाली है, जो हमको बच्चों को पढ़ाते समय एकदम प्रत्यक्ष दिखता है कि जितना हमने उस बात को सोचा रहता है, आपस में चर्चा की रहती है, जितनी हमारी स्पष्टता होती है वही बच्चों तक पहुंचता है। तो हमारा आपस में जो संबंध है वो भी बच्चों तक पहुंचता है, सारी विद्यालय की बहनों के साथ में भी, कंटेंट डेवलपमेंट की टीम के बहनों के साथ में भी। इस तरह हमारा भाग बच्चों तक पहुंच पाता है। साथ ही अभी हम इस तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि इंग्लिश के ही कंटेंट को हम
कैसे 2 भाग में पहुंचा पाए, ताकि एक भाग में साहित्य वाले पार्ट को एड्रेस कर सके और दूसरे भाग में हम जो उसका इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, जो एनवायरमेंटल साइंस वाला पार्ट है, उसको एड्रेस कर पाए। क्योंकि दोनों की नीड अलग अलग है और दोनों में हम स्किल भी अलग अलग डेवलप कर रहे हैं। एक तरफ इंग्लिश में हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ग्रामर की स्किल को डेवलप कर रहे हैं और साहित्य वाले भाग को उसमें एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईवीएस में हम बच्चों की अवलोकन क्षमता को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की वर्गीकरण करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो उस पर अधिक फोकस रहता है हमारा और साथ ही साथ क्रिएटिविटी वाले पार्ट को जोड़ते हैं। तो ये जितने भी बिंदु पे मैंने अभी आपके साथ बात की, मेरी हर एक बहन जो जिस बिंदु के ऊपर अच्छे से काम की है उसको विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे, है ना। तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सब की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि कोई भी बहन किसी भी काम को शुरू करे, पूरा हम सब मिलके उसको करते हैं, ताकि बच्चों तक जो चीज़ पहुँचे वो एकदम पूर्ण हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो इसको इंश्योर करना हम सबका एक सम्मिलित प्रयास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे बाद शीला दीदी जी व्याकरण के भाग को आपके समक्ष रखेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मैं शीला गोपाला और मैं अभिभावक विद्यालय से 2014 में जुड़ी थी, जब इंग्लिश की पुस्तकें बन रही थी। 2018 में जब बेमेतरा से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, तब अभिभावक विद्यालय आना रेगुलरली हुआ। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ली, बच्चों से जान पहचान हुई, चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्या है थोड़ा पता चला। और इस वर्ष EVS पढ़ा रही हूँ, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर और CG बोर्ड के आधार पर। तो व्याकरण को हम कैसे देखते हैं, आज मैं इस बात को रखूँगी। 2005 या 6 में बाबा जी ने एक बात रखी थी कि व्याकरण जो है वो अपनी भड़ास निकालने के लिए है। और हमने भी सुना था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के संदर्भ में कि व्याकरण में मूछ और पेटिकोट के अलावा कुछ और नहीं है। मूछ यानी पुल्लिंग और पेटिकोट यानी स्त्रीलिंग। तो ये बात सही भी लगती है। हिंदी की व्याकरण में देखें तो हर वस्तु में कोई लिंग जुड़ा ही हुआ है। तो मैं भी अपनी प्रवृत्ति देखूं तो बचपन से किसी की भाषा में नुक्ताचीनी करना ये मेरी आदत थी। बट उसकी वजह से क्या होता था, कई बार जो मुद्दा होता था वो ध्यान से भटक जाता था। तो बाबा जी की इस बात से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं अपनी इस प्रवृत्ति को दोबारा देखूं और इसकी अच्छे से समीक्षा कर पाऊँ। तो यदि व्याकरण ज़रूरी है तो उसको भी देख लूँ और कितना ज़रूरी है इसको भी ध्यान से परख लूँ। कई सालों से मैं विभिन्न देशों के लोगों को EFL पढ़ा रही हूँ, यानी इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो उनकी भाषाओं को के बारे में सुनते हुए और कई व्याकरणों के बारे में सुनते हुए मेरा ध्यान गया कि व्याकरण कितना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन यदि अर्थ को निश्चित करता है तो उसको रखा जाए और नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। इसको ध्यान में रख के किया जाए। दूसरा है जैसे वोकैबुलरी, तो यदि निश्चित अर्थ के लिए है तो ध्यान रख सकते हैं, बट जैसे उच्चारण है तो भारत जैसे देश में हम एक्सेंट पर और प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी ढील रख सकते हैं। जिस तरीके से दाल के तड़के में विभिन्नता है, वैसे ही एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में भी खूब विभिन्नताएं हैं। तो इसको हम ध्यान में रख के ढील रख सकते हैं। लेकिन शिक्षा की प्रक्रिया में हम व्याकरण को कैसे देखते हैं, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। हम देखते हैं कि छोटी आयु के बच्चे अनुकरण अनुसरण पूर्वक सीखते हैं, तो वे सुनने बोलने से अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऐसे भाषा से को अगर हम सिखाते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है, चाहे वो वोकैबुलरी हो या चाहे वो ग्रामर ही हो, भाषा की संरचना हो। अगर हम उनको औपचारिक व्याकरण करवाते हैं, स्ट्रक्चर्स करवाते हैं, तो उनके लिए वही भाषा जिसकी वजह से पूरी दुनिया खुलने वाली थी,
स्वयं के बारे में, संबंध के बारे में, प्रकृति के बारे में, नियम के बारे में इसी भाषा से जुड़ने वाले थे, फिर वही भाषा उनके लिए एक बोझा बन जाती है। तो संदर्भ सहित जब हम भाषा को सिखाते हैं बच्चों को और रेपिटेशन के साथ, तो वो बड़े आसानी से सीख पाते हैं, ये हमने देखा। फिर भी भले ही हम औपचारिक ग्रामर ना कराएं, भेद उपभेद परिभाषाएं नहीं भी कराएं, तो भी क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है, जिससे कि मिसकम्युनिकेशन ना हो, गलतफहमी ना हो, प्लानिंग हो पाए। इतना तो लगता है कि ये तो सिखाने की ज़रूरत है, हर यूज़र को इसको जानने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे किया जाए? तो फंक्शनल ग्रामर करके एक चीज़ है। फंक्शनल ग्रामर एक सहज व्याकरण सिखाने का तरीका है, जिसमें आप क्या बात रखना चाहते हो वो प्राथमिक हो जाता है और भाषा की जो संरचना है वो उसमें से निकल के आती है। जैसे कि अगर हमें आने वाले समय के बारे में बताना हो तो इंग्लिश में हमें विल लगाना पड़ेगा, है ना। विल से फ्यूचर का पता चलता है। तो हम क्लासरूम में क्या करेंगे? कॉन्वर्सेशन में पूछेंगे व्हाट विल यू हैव आफ्टर लंच और व्हाट विल यू डू आफ्टर स्कूल, या अगर आगे की प्लानिंग का प्रैक्टिस कराना है तो व्हाट विल यू डू टुमारो। तो बच्चा फिर आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, इसको आप निश्चित दिनचर्या के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम संदर्भ को ध्यान में रखते हैं और बच्चा खुशी खुशी सीख पाता है, एंथुजियाज़म से सीख पाता है। जीने से जोड़कर जब हम बताते हैं और एक्टिविटीज़ के द्वारा, एक्टिविटीज़ जैसे कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, डम शराड्स, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ हम इसको जोड़ते हैं तो बच्चे बड़ी एंथुजियास्टिकली समझते हैं और फिर वो झिझक भी उनमें बोलने के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन माध्यमिक विद्यालय में एक अलग तरीका लगता है, मुझे लगता है। बच्चे उस वक्त 11 से 15-16 साल के होते हैं और वो स्ट्रक्चर के लिए तैयार होते हैं, उनकी पात्रता होती है। स्ट्रक्चर या विश्लेषण मिलने से उनको एक रिलीफ मिलता है। तो जब मैं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा केंद्र में ऐसे 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही थी तो फॉर्मल ग्रामर पढ़ा रही थी स्ट्रक्चर्स के साथ, तो बच्चे ऐसे उनकी आंखें खुल गई थी कि ये तो हमने पढ़ा था बचपन में, बट हमें ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। तो आप पहले कहाँ थे, ऐसे बोले। तो मैंने कहा ये तो आपकी पात्रता है जिसकी वजह से आप अब इसको एंजॉय कर रहे हो। यही चीज़ अगर मैंने आपको क्लास 5 में दी होती तो आप परेशान हो जाते। तो इसी तरीके से हम बच्चे की आयु अनुसार पेडागोजी को यूज़ करते हैं और उन्हें संदर्भ व फंक्शन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय दोनों के बच्चों की नीड को फुलफ़िल करते हैं। फिर व्याकरण भड़ास निकालने के लिए नहीं रह जाती है, प्रयोजन के साथ जुड़ जाती है। तो ये थी हमारी अभिभावक विद्यालय की जर्नी। अभिभावक विद्यालय में 2 वर्ष से पढ़ा रही हूँ। कंटिन्यूसली बहनों से मिलकर चर्चाएं करके व्यवहारिक शिक्षा की बारीकियों के बारे में बात करते हुए, अभिभावकों के साथ CVMS पुस्तक की गोष्ठी के दौरान भी। तो व्यवहारिक शिक्षा क्या है, इसका क्रम क्या है, ये अब काफ़ी क्लियर होने लग रहा है और इसकी वजह से मेरे अंदर कुछ धीरता का आभास होने लग रहा है। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में रचिता बेटा जी हैं, वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्ते सभी को। मैं रचिता अग्रवाल रायपुर से। जीवन विद्या से जुड़ना विद्यालय के माध्यम से ही हुआ हमारा। जब अनंत भाई जी का एडमिशन विद्यालय में हुआ, मेरे भाई जी नर्सरी से लेकर 5th तक विद्यालय में ही पढ़े हैं। विद्यालय में हर साल सभी पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशंस और शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि सभी पेरेंट्स को
विद्यालय का कॉन्सेप्ट समझ आए और किस विजन से यहाँ पढ़ाया जाता है ये सभी पेरेंट्स को पता हो। तो मम्मा जी पापा जी शिविर अटेंड करते थे और फिर उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को भी अटेंड करने बोला। तो 2013 में मैंने फर्स्ट शिविर अटेंड किया और शिविर के पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि यही तो समझना है। फिर उसी क्रम में मैंने आगे ग्रेजुएशन के बाद अध्ययन किया और अध्ययन करते करते ही मेरा शिक्षा व्यवस्था में काम करने का मन बना। 2018 में मैंने विद्यालय ज्वाइन किया। विद्यालय में मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, जिसमें हम CVMS इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन CVMS दोनों पर ही फोकस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि हर चीज़ का पर्पस बताते हुए पढ़ाना। तो लैंग्वेज का पर्पस क्या है, हमें क्यों सीखनी है? तो लैंग्वेज का पर्पस है कि हमें किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, किसी के थॉट्स समझने हैं, वास्तविकता को समझना है। तो इन सब के लिए लैंग्वेज ही माध्यम है। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी है? तो बच्चों से चर्चा करते वक्त वे खुद ही आंसर देते हैं कि उनसे बात करने के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि दो लोगों को बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की समझ ज़रूरी है। साथ ही हम कभी फॉरेन जाएंगे तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इस तरह से बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का सही इवैल्यूएशन कर पाते हैं। उन तक ये गलत मैसेज नहीं जाता कि इंग्लिश कोई विशेष चीज़ है। इस तरह से सभी बच्चे खुश होकर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सीखने के लिए 4 स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सभी पर फोकस किया जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हम बच्चों को फोनिक्स और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिलाते हैं कि बच्चे हर साउंड को क्लियरली सुने, हर वर्ड को सही प्रोनाउंस करें। रीडिंग में बच्चों को रीडिंग करवाते वक्त ये फोकस कराया जाता है कि आप अर्थ को समझिए। रीडिंग करके हमें अर्थ को समझना है, वास्तविकता को समझना है, यही रीडिंग का पर्पस है। राइटिंग भी हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए सीखें। इस तरह से हर बात का पर्पस बताते हुए बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। पर्पस पता होने से हर चीज़ को बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं कि उनके लिए उस चीज़ को सीखना लाइफ में क्यों ज़रूरी है। जैसे कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस कराते वक्त क्लास 1 के एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, अध्यापिका जी लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत बोरिंग है। तो मैंने उनसे चर्चा की कि आगे जाके आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने के लिए वर्ड्स लिखने आने चाहिए और हर एक वर्ड को लिखने के लिए एक एक लेटर आपको लिखना आना चाहिए। और आज आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको आगे फिर काम आएगा। तो इस तरह से बच्चे जब पर्पस समझते हैं तो खुश होकर प्रैक्टिस करते हैं। हम समय समय पर क्लास टेस्ट भी लेते हैं। बच्चे बिना डरे टेस्ट देते हैं, क्योंकि टेस्ट लेते वक्त भी उनसे चर्चाएं होती हैं कि टेस्ट का पर्पस क्या है। अगर स्पेलिंग का टेस्ट है सपोज़, या वर्ड मीनिंग्स का टेस्ट है, तो उसका पर्पस केवल इतना है कि हमें सारी स्पेलिंग्स सही आती है कि नहीं, हमें वर्ड्स के मीनिंग पता है कि नहीं। ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है। हम ना ही क्लास टेस्ट के कोई मार्क्स देते हैं, ना ही बच्चों की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर करते हैं। हमें केवल इतना जांचना है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं, और जहां हमसे गलती होगी उसको हम ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से जब पर्पस क्लियर होता है तो बच्चे बिना डरे टेस्ट देते हैं, कोई फियर नहीं रहता टेस्ट को लेकर। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे जो क्लास जिस लेवल पर हैं उन्हें वहाँ से आगे लेकर जाना। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट पीछे रह गया है तो ऐसे में उस गैप को फिल करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अगर क्लास में टीचर आगे बढ़ जाती है तो बच्चे को आगे के कॉन्सेप्ट समझ आते नहीं हैं और ऐसे में उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इसलिए हर समय हर बच्चे का इवैल्यूएशन साथ साथ चलता रहता है कि सभी साथ साथ चलें। और हर बार जब हम कोई भी क्लास में क्या पढ़ाना है इसका प्लान उस क्लास के लेवल को देखते हुए करते हैं, ताकि बच्चे में प्रॉपरली ग्रोथ हो पाए, कहीं भी कोई गैप ना रह जाए। सभी बच्चे खुश होकर पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, समझते हैं, ये देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। विद्यालय में आने में सभी सीनियर टीचर्स से मुझे बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। सही कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है, कैसे सिखाना है, ये सब कुछ सीखने को मिला। अध्ययन करते वक्त भी मैंने खुद में बहुत ग्रोथ देखी है और बच्चों को पढ़ाते वक्त जो पेशेंस मैं खुद में देख पाती हूँ उसको देखकर भी मैं काफ़ी तृप्त रहती हूँ। मम्मा जी पापा जी भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं जीवन विद्या को समझ रही हूँ, स्कूल में भागीदारी करती हूँ और विद्या के अकॉर्डिंग अपने आप को जीने का प्रयास करती हूँ और अपने जीने में उतारने की कोशिश करती हूँ।
सभी के प्रति कृतज्ञता, मम्मा पापा जी के प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, टीचर्स के प्रति कृतज्ञता, पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञता। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं पुनीता चावड़ा। मेरा पहला परिचय शिविर IIIT हैदराबाद से गणेश बागरिया जी का हुआ। फिर मैंने अध्ययन शिविर अनीता दीदी के यहाँ से किया। मैंने शिविर इसीलिए किया क्योंकि मुझे विद्यालय ज्वाइन करना था। मैंने 3 दिन की जिम्मेदारी लेते हुए विद्यालय ज्वाइन किया और मैंने यहाँ इंग्लिश स्किल की जिम्मेदारी ली है। मैं यहाँ क्लास 3, 4, 5 को पढ़ाती हूँ। CVMS हमारा मेन फोकस्ड कंटेंट है क्योंकि मूल्य शिक्षा से ही मानवीय चेतना डेवलप होती है। मूल्य शिक्षा से ही बच्चा मानव के साथ व शेष प्रकृति के साथ न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीने की योग्यता प्राप्त करता है। विद्यालय में मैं पढ़ाते समय लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर पर पूरा ध्यान देती हूँ और खूब रिपीटेशन और रिवीजन करवाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही अनिवार्य टीचिंग प्रोसेस है। चैप्टर पढ़ाते समय मैं ग्रामर को भी आइडेंटिफाई करवाती हूँ। बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं और खुश भी होते हैं कि वो कर पा रहे हैं। फिर then we have same CVMS book for of English as well as in हिंदी। तो जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तब मैंने देखा चानी अध्यापिका जी पैरेलल रीडिंग करवा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि बच्चे कितनी आसानी से समझ पा रहे थे। फिर बाबा जी का मार्गदर्शन भी रहा है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि आगे उनको जिस भी विद्यालय में एडमिशन लेना हो आसानी से मिल जाए। तो लर्निंग आउटकम्स पे हमारा पूरा ध्यान रहा। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया। पिछले वर्ष जब बच्चों ने बोर्ड की एग्जाम्स दी तो तब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर हो चुका था, बुक्स भी नहीं आई थी, एग्जामिनेशन बोर्ड्स की एग्जामिनेशन की डिक्लेरेशन भी हो गई थी, फिर भी बच्चों के A++ मार्क्स आए। तो आगे बच्चों बाबा जी का ये भी मार्गदर्शन रहा कि बच्चों को क्लास 5th तक सीधा सीधा दिया जाए और 6th से सीधा व टेढ़ा यानी करंट एजुकेशन के साथ दिया जाए ताकि बच्चा सही और गलत की समीक्षा आसानी से कर पाए। 4, 5 व सात्विक चाप पर ध्यान देना है। तो जिन बच्चों के घर में सीधी सीधी बातें होती हैं वे बच्चे जल्द समीक्षा कर पाते हैं। इसलिए हम पेरेंट्स से भी आग्रह करते हैं कि वे परिचय शिविर फिर अध्ययन शिविर जरूर करें। 5वीं तक बच्चा सच्चाई को पढ़ता है और समीक्षा करने योग्य हो जाता है। इसको मैंने जांचा है। सीजी की इंग्लिश बुक पढ़ाते समय जब भी चैप्टर इमेजिनरी वाला चैप्टर पढ़ाना पड़ता था तो बच्चे समझ पाते थे कि यह वास्तविकता नहीं है। वैसे ही सीजी की बुक में कंपैरिजन वाले चैप्टर्स भी आए। इसको भी बच्चे आसानी से समझ पाए और सही व्यवहार कैसे करना है ये उनको पता होता था। और फिर विद्यालय ज्वाइनिंग के समय हमें धीरता पर बहुत ही ध्यान दिलाया गया। अनीता दीदी बार बार बोलते हैं कि बाबा जी ने बताया है बच्चा 500 बार भी सवाल करे तो हमें धैर्यता पूर्वक जवाब देना है क्योंकि अध्यापिका का आचरण ही बच्चों को प्रेरित करता है और बच्चे उनको अनुसरण करते हैं। तो मैं ये देख पाई कि बच्चे बिना हेजिटेशन के हम सभी अध्यापिका जी से बार बार पूछने के लिए गिल्ट फील नहीं करते हैं और भय फील नहीं करते हैं। वे हमें आकर पूछते हैं, सहजता से पूछ पाते हैं। अभिभावक विद्यालय में बच्चे की यात्रा न्याय के याचक से शुरू होती है और धीरे धीरे शेयरिंग और केयरिंग करते करते
न्याय देने में समर्थ हो जाते हैं। बच्चे स्व नियंत्रित होने लगते हैं और स्वतंत्र भी हो जाते हैं। वे आगे बढ़ने में कॉन्फिडेंट होते हैं। ये मैं देख पाई हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी स्वतः कर पाते हैं। जैसे पिछले वर्ष तोहफा बेटा जी ने ऑर्गेनिक नेचुरल होली कलर्स बनाना सिखाया, तो इस वर्ष भी बच्चों ने होली कलर्स बनाए, अपने संबंधी को, अपने मित्रों को सिखाया। तो बच्चे अनुसरण से स्वनियंत्रित होकर स्वतंत्र फील करते हैं और जीने में उतारते हैं। और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अभी के लिए इतना। मैं मेरे इंग्लिश टीम से शीला दीदी, अनीशा दीदी, चानी दीदी, रचिता बेटा जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो समय समय पर मुझे हेल्प करते हैं। मैं अनीता दीदी, मीना भाभी और सभी मेरी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। मैं अभिभावकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो बच्चों का खूब ध्यान देते हैं, बच्चों पर खूब ध्यान देते हैं। और मेरे बच्चों का भी खूब धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस ऑनलाइन एजुकेशन में भी वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं। जब वे पुनीता अध्यापिका जी बोलते हैं तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ, और जब मैं घर लौटती हूँ तो एक खुश मन के साथ लौटती हूँ और लगता है कि मैं कुछ सार्थक कर पा रही हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं अनीशा देहरादून में रहती हूँ और 2012 से अभिभावक विद्यालय के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के कंटेंट को बनाने के लिए जो टीम है उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ और उसी में भागीदारी कर रही हूँ। मैं इंग्लिश के कंटेंट में जो हमने एक्सरसाइजेस में वर्सेटैलिटी को ध्यान रखा और CBMS के लेसन से अलाइंड एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करी, उसकी शेयरिंग करूँगी। छोटी उम्र के बच्चों को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक तो उनके जीने से जोड़ना ज़रूरी होता है और दूसरा रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। लॉजिक से वो बाद में सीखते समझते हैं, पहले उनमें बार बार किसी चीज़ को रिपीट करके बैठाना होता है, बट धीरे धीरे उनमें लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी डेवलप करना ज़रूरी है। सो इस सब को ध्यान में रखते हुए जब हमने PP1 से क्लास 5 तक की एक्सरसाइज बुक्स डिज़ाइन करनी शुरू करी, तो वी डिवाइडेड द एक्सरसाइज इनटू 4 मेन पार्ट्स। 1, exercises which were related to the comprehension of the lesson, like fill in the blanks, short answers, one word answers, long answers, and then 2, vocabulary related, जिसमें एकदम छोटे में sight words वगैरह का repetition in various forms, understanding the meaning of the words, spellings, making sentences, then in the later classes 4th and 5th में crosswords, word search वगैरह, and then 3rd is language skills, जो कि हमने फंक्शनल ग्रामर के रूप में दी, जिसके बारे में शिलाई दी डिटेल में बात करेंगी ही। इसमें भी हमने ये ध्यान रखा कि लेसन से अलाइंड हो। Then 4th were the activities, and these were to develop critical thinking, and ताकि बच्चा लेसन्स को अपने से जोड़ के देखना शुरू कर पाए। एंड एकदम छोटे में ड्राइंग, कलरिंग, जॉइनिंग द डॉट्स, क्रिएटिंग समथिंग, ऑब्जर्विंग समथिंग, इस टाइप की एक्सरसाइजेस भी। कुछ और मेन बातें जिनका हमने ध्यान रखा हमारी एक्सरसाइजेस में, वो थी 4 शिष्टताएँ: संबोधन, सहयोग, नियंत्रण और आज्ञा पालन। वी मेड श्योर कि हमारी एक्सरसाइज में वो अलग अलग तरीके से आए, ताकि बच्चे का ध्यान आकर्षण भी हो और धीरे धीरे रिपीटेडली हर लेसन में थोड़ा थोड़ा जाने से वो उसके जहन में बैठने लगे। एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का स्टीरियोटाइप ना जाए, जैसे कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, माँ सिर्फ किचन में काम करती हैं, फादर बाहर जाके काम करते हैं, है ना। रिलीजन के बारे में, जेंडर के बारे में, कल्चर के बारे में अगर जाए भी तो ऐसा कि इट साउंड्स लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस रादर देन कंपेयरिंग या भेदभाव वाला एंगल हो उसमें।
और फिर ये ध्यान रखना कि एक्सरसाइज में जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ बात ऐसी हो कि हम प्रकृति के साथ कैसे पूरक हो सकते हैं। इसके अलावा एक काम जिस पे मैं व्यक्तिगत रूप पे काम करती रही वो था फॉर्मेटिंग करना और फ़ोटोज़ और इलास्ट्रेशंस डालना हमारी टेक्स्ट बुक्स में और एक्सरसाइज बुक्स में। इनको हमें अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ता था, तो अकॉर्डिंगली ढूंढना, लेसन के अकॉर्डिंग ढूंढना। दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड टू कलर्स एंड पिक्चर्स एंड इलास्ट्रेशंस। प्लस चित्रों से किसी भी टॉपिक की स्पष्टता बढ़ती है, ये हम सब अपने में भी देख ही पाते हैं। और चित्रों का बहुत बड़ा रोल है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। सो वाइल finding photos and making the illustrations, we made sure, and I'm specifying we over here क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे ही काम करते थे। जितना भी हमने लिखन का काम किया, चाहे फ़ोटोज़ सिलेक्ट करने का, चाहे कुछ भी चीज़ फाइनल करने का। सो इवन तो फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग मेरा काम होता था, फिर भी फाइनली तो सब मिलके ही इसको देखते हैं, अप्रूव करते हैं। और जब तक पूरी टीम की नज़र से नहीं गुजर जाती कोई चीज़ और अप्रूवल नहीं हो जाता तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे क्लास में डिलीवर करने में 2-3 दिन लेट क्यों ना हो जाए। अच्छा, इनको सिलेक्ट करने का भी एक क्राइटेरिया रहा है, जैसे फ़ोटोज़ में कुछ भी निरर्थक ना जा रहा हो, फ़ोटोज़ में सब सामान्य वातावरण दिखे, सामान्य सुविधा दिखे, है ना। जैसे अगर माँ ने कोई साड़ी पहनी है तो उसका मटेरियल क्या है, बहुत ऑस्टेंटेशियस तो नहीं लग रहा कुछ भी। दे शुड बी सूटेबल फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, रूरल एंड अर्बन, यू नो, जिससे कम से कम निरर्थक एस्पिरेशंस जाएँ और सार्थक एस्पिरेशंस बने। हीन भावना ना जाए, द्वेष के भाव ना उठे, है ना। अगर संबंध, सहयोग, नियंत्रण, आज्ञा पालन को किसी तरह से संप्रेषित कर पा रही हैं चित्र, तो फिर उनको यूज़ करना, इसका हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा। तो ये 2 बातें थीं अबाउट व्हाट, मतलब ये जो हमने डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग का काम किया, और बाकी जो थी वो हमारी एक्सरसाइजेस के बारे में थी। बेसिकली एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली एंड ऑल्सो एवरी चाइल्ड एक्सप्रेसेस डिफरेंटली। सो इतनी वैरायटी हो कि हर बच्चा लेसन भी समझ पाए, वोकैबुलरी भी बढ़े, उसकी भाषा पे भी पकड़ अच्छी होती रहे, और जो भी वो लेसन्स में पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसे अपने जीने से जोड़ पाए। बच्चे में अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस करने की स्किल्स डेवलप हों, और धीरे धीरे लॉजिक, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का बेस बनना भी शुरू हो। इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक हमारी अचीवमेंट ये रही कि हमारा अध्ययन खूब हुआ और हमारे संबंध बहुत मजबूत हुए। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं पूजनीय बाबा जी एवं माता जी को नमन करते हुए मेरी बात को रख रही हूँ। अभिभावक विद्यालय, शुरुआत से मैं अभिभावक विद्यालय में अध्यापक के रूप में हूँ और चेतना विकास मूल्य शिक्षा देती हूँ। मैं और मेरे श्रीमान जी अभ्युदय संस्थान का स्थापना के पहले रायपुर में एयरपोर्ट जाने के रोड में भटगांव एक गांव में शुरुआत किए थे। उसी समय अभिभावक विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था, तो बाबा जी का भी जाना हुआ। तो बाबा जी इस जगह को देखते ही बोले, बेटा जी ये जगह तो विद्यालय के लिए अति उत्तम स्थान है, जो आज हम सब विद्यालय के रूप में देख पा रहे हैं, अभिभावक विद्यालय को देख रहे हैं। और इस विद्यालय की स्थापना में बहुत ही लोगों का मेहनत लगा है, ऊर्जा लगा है। तो मैं सबसे पहले धीरेन भैया जी को और अनीता दीदी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के मानवीकरण के लिए ये जगह को विद्या के मतलब समर्पित किए। और इतना ही नहीं, आज तक उन्होंने अपना तन मन धन लगा रहे हैं और विद्यालय के हर कार्यों में, और सब बहनों के संरक्षण के टीम में संरक्षण के रूप में अनीता दीदी खड़ी रहती है और हमेशा सब बहनों को संभालती रहती हैं। और मैं उन बहनों के प्रति भी कृतज्ञता हूँ जिन्होंने जो प्रचलित शिक्षा हमारे बच्चे को हमको नहीं देना है और हमको मध्यस्थ दर्शन के रोशनी में इस दर्शन देना है।
ऐसे सोचा, और जहाँ जहाँ भी रहते थे, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे देहरादून में रहें, चाहे कहीं भी रहें, वो सब अपना स्थान छोड़ के रायपुर शिफ्ट हो गए बच्चों के लिए, जो आज उनके कारण अभिभावक विद्यालय का शुरुआत शीघ्र हो पाया। और मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त हूँ, जो बहनों ने अध्ययन किया और सोचे कि नहीं, हमको भी अब शिक्षा संस्कार में भागीदारी करना है, तो अपने परिवार की व्यवस्था को संभालते हुए उस विद्यालय में योगदान कर रहे हैं। और मैं उन बहनों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन बहनों ने अपने उत्पादन कार्य को संभालते हुए, अपने परिवार व्यवस्था को संभालते हुए और विद्यालय में अपना भागीदारी कर रहे हैं। और मैं उन भाइयों के प्रति भी कृतज्ञता हूँ, जिन्होंने विद्यालय के सिलेबस में अपना कंटेंट लिखने में, सिलेबस लिखने में सहयोग कर रहे हैं और विद्यालय के व्यवस्था में मार्गदर्शन देते रहते हैं। और मैं उन अभिभावकों के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता करती हूँ, जिन्होंने नौकरी मुक्त, व्यवसाय मुक्त, हमारे बच्चे के अंदर कैसे चेतना का विकास हो जाए, हमारे बच्चों में कैसे संस्कार डल जाए, इसकी सोच के अभिभावक विद्यालय में एडमिशन कराए। इतना नहीं, वो अभिभावक विद्यालय में परिचय शिविर भी करते हैं और अध्ययन शिविर करते हैं और अपना हमेशा योगदान देते रहते हैं, और धीरे धीरे एक अध्यापिका के रूप में भी सहयोग दे रहे हैं। और मैं आगे का योजना ये करती हूँ कि हर मोहल्ले मोहल्ले में AB किड्स के नाम से प्री प्राइमरी नर्सरी प्रयास कर रहे हैं, जो समिति और मार्गदर्शन अभिभावक विद्यालय देते रहेंगे। और जिस बहनों ने अध्ययन शिविर किया है और इसमें अपना भागीदारी निभाएंगे, उनको भी हम सहयोग करेंगे। और जिन बड़े स्कूलों में इसका प्री प्राइमरी की सिलेबस को देना चाहेंगे, हम उनके सामने भी सहयोग करेंगे। और जो सरकारी स्कूल के टीचर लोगों, अध्यापिका रूप में इसके खड़े होना चाहेंगे, उनका भी हम प्रस्ताव के रूप में रखेंगे और सहयोग करेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित जो वस्तु कंटेंट दिया जा रहा है, बच्चों में काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। बाहर के बच्चों का बच्चों को देखें और यहाँ के बच्चों में देखें तो काफ़ी अंतर दिखने जा रहा है। और जब मैं मेरे अंदर देखने जाती हूँ तो वाकई में अगर शिक्षा का मानवीकरण हो जाएगा तो मानवीय परंपरा निश्चित आएगा, ये विश्वास है और होगा और आगे भी होगा। ऐसे करते हुए मेरी वाणी को मैं नमस्कार। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो।